अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ इफ़्फ़त सहर ताहिर बहुत शौक से सुन रहे होंगे। इसके पिछले हिस्से आप लोगों ने सुने, पेश खिदमत है इसका अगला हिस्सा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ यार। अनस उसके कमरे में दाखिल हुआ तो तहय्युर और बेयकीनी की गिरफ्त में था। टेबल लैंप की रोशनी में राइटिंग टेबल पर झुका मुईद किसी कानूनी किताब में से नोट्स लेता हाथ रोक कर उसे देखने लगा। वो ट्यूबलाइट ऑन करके उसके साथ पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। मुईद अभी भी खामोश मगर मुंतजिर निगाहों से उसे देख रहा था। बच्चे नहीं हो तुम कि मैं हर बात खोल कर बताऊं। शादी क्यों मुलतवी कर रहे हो तुम? अनस ने चिढ़कर कहा तो वो पेन बंद करके पेपर्स पर फेंकता मुस्कुरा दिया। फिर इत्मीनान से बोला, मुलतवी ही की है, इनकार तो नहीं किया। मुझे तो इनकार ही के मुतरादिफ लग रहा है। एन तारीख तय होने के वक्त तुम्हें याद आया कि साल 2 साल की मंगनी रख लेते हैं। ये कोई मजाक है क्या? अनस वाकई संजीदा बल्कि कदरे गुस्से में था, मगर मुईद उसके अंदाज को जरा भी सीरियसली नहीं ले रहा था। मजाक नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि हम दोनों को इस रिश्ते से मानूस होने का मौका चाहिए। जोहा का रवैया तुम्हारे सामने है, मुईद ने बहुत पुरसकून लहजे में कहा। तो उसकी बात पर गौर करते हुए अनस कदरे ठंडा पड़ने लगा। फिर भी यार, ये कोई बात तो ना हुई। दिन क्या रह गए थे? जोहा के नखरे तो सालाना प्रोग्राम है, उसे कौन संजीदगी से ले रहा था? मगर मैं लेना चाहता हूं, मुईद ने संजीदगी से उसकी बात काट कर कहा था। मैंने नोट किया है कि जिंदगी के मुतालिक उसका अपना ही नजरिया है। कुछ लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा खुद से मुंसलिक जिंदगियों का ख्याल करते हैं, मगर जोहा उन लोगों में से है जिनके लिए खुद की जिंदगी ही पूरी जिंदगी होती है। और मैं चाहता हूं कि जब वो मेरी जिंदगी में आए तब तक उसकी सोच में पुख्तगी आ जाए, और मेरे ख्याल में साल 2 साल काफी होंगे इसके लिए। उसकी बात को गौर से सुनता अनस बेचारगी से बोला, मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मुईद कि एन टाइम पर यह सब क्या है। यार तुम तो इतने गैर जिम्मेदार कभी नहीं रहे। मुईद ने उसे खफीफ सा घूरा। वो तुम ही थे ना जो मुझे समझाने के लिए दौड़े चले आए थे कि जोहा और मेरी तबीयतों में जमीन आसमान का फर्क है। ये उसका वावेला था, मैं तो महज तुम्हें तंबीह कर रहा था। अनस ने उसे यकीन दहानी करवाई थी। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है, और तुम बेफिक्र हो। जब बड़े मामू और छोटे मामू को कोई एतराज नहीं हुआ तो तुम क्यों दुबले हो रहे हो? मुईद ने इत्मीनान से कहा तो अब की बार अनस उसे घूरते हुए बोला, मैं सिर्फ ये जानने आया हूं कि ये ख्याल तुम्हें उस वक्त क्यों नहीं आया जब तुम्हारी बात पक्की हो रही थी। अब जबकि सब तुम्हारी शादी के इनविटेशन के इंतजार में है, तुमने बाकी आइंदा का टैग लगा दिया है। तुम्हारे समझने के लिए आसान लफ्जों में ये कि पहले शायद मैं बड़ी मामी की खुशी को निभाना चाह रहा था, मगर फिर जोहा का रद्द अमल देखकर एहसास हुआ कि हम दोनों ही इस रिश्ते को समझने और उससे मानूस होने के लिए कुछ वक्त चाहिए। बस इसीलिए मैंने फौरन बड़े मामू से बात कर ली। छोटे मामू भी वहीं मौजूद थे और चाचू ने कुछ नहीं कहा। अनस ने दिलचस्पी से पूछा तो वो तमानियत भरे लहजे में बोला, उनके कानों तक भी जोहा के एतराजात पहुंच चुके हैं। बड़े मामू से पहले उन्होंने मेरी पुश्त थपकी थी। वैसे तुम हो बड़े खबीस, अनस ने मुतासर खुन अंदाज में कहा तो उसे हंसी आ गई। इस हिज्जों की वजह तस्मिया पूछ सकती हूँ? मिनटों में सबको अपना हम ख्याल बना लेते हो। बात में दम होना चाहिए यार। वैसे अभी कुछ खास खुश नहीं है तुम्हारे फैसले से। अनस को ख्याल आया, उनका बस चले तो वो शाम से पहले 3 बोल पढ़वा दे मेरे। इसीलिए मैंने पहले बड़े मामू से बात की। अब जो वो फैसला करेंगे वही होगा। मुईद मुस्कुराते हुए बोला तो अनस ने पूरी यकीन अंदाज में कहा, इस फैसले से सबसे ज्यादा खुशी जोहा को होगी। उसे बड़ा शौक था तुमसे जहनी मुताबिकत पैदा करने का। अच्छा, ये तो बहुत नई खबर है। मुईद हंस दिया था। बहरहाल यार, दिल तोड़ दिया तुमने हमारा। क्या क्या अरमान थे दिल में तुम्हारी शादी के, सबका खून कर दिया है तुमने। अनस ने गहरी सांस भरी तो मुईद ने फिलफौर तस्दीक की। मैंने शादी मुलतवी की है, खुदा न खास्ता रिश्ते से इनकार नहीं कर दिया। तुम बसद शौक अपने अरमानों की आबियारी करो, मैं उन्हें जरूर पूरा करूंगा। बहुत शुक्रिया, वरना अगर इनकार भी कर देते तो इतनी भारी दलीलें पेश करते कि हमारे अरमान बेचारे उनके बोझ तले दब कर रह जाते। अनस ने उठते हुए तंज किया था। बैठो ना। नहीं, तुम आराम से अपना काम करो। ऐसा तो कोई काम नहीं, चंद नोट्स लेने थे वो ले चुका हूं। तुम बैठो, गपशप रहेगी। मुईद ने ऑफर की जिसे अनस ने अपनी तरफ से बहुत जालिमाना अंदाज में रिजेक्ट कर दिया।
अच्छा है ना, अकेले बैठोगे तो एहसास होगा कि कैसा सुनहरी मौका हाथ से गंवा बैठे हो, वो भी सिर्फ अपनी नादानी से, वरना एक आध माह में ये तन्हाई खत्म हो गई होती। मुईद को उसके बददुआयाना अंदाज पर बेसाख्ता हंसी आई थी। शादी ना हुई, एंड ऑफ द डे हो गया, और कुछ तो जैसे है ही नहीं ना जिंदगी में करने को। अच्छा जी, तुम ही बता दो, और क्या होता है शादी के अलावा? वो बहस पर आमादा हुआ तो मुईद ने फौरन जवाब दिया, मंगनी, बस तुम मंगेतर बने हुए ही जिंदगी गुजार देना। वो जल कर बोला। उसी वक्त इमाद कमरे में दाखिल हुआ तो मुईद ने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, हर ऐसे वैसे की मंगनी हो जाती है? ऐसी बात होती तो इमाद बेचारा कबार आना पड़ता। बहुत खूब, मेरे पीछे मेरी बुराइयां। इमाद ने उसे घूरा था। वो हंसता हुआ उठकर उससे हाथ मिलाने लगा। ये क्या नया शोशा छोड़ दिया तुमने? इमाद ने बजाय हाल अहवाल पूछने की सीधा तफ्तीश शुरू कर दी तो मुईद शाह ने झटकता अपने बिस्तर पर नीम दराज होते हुए तेजस्वी से बोला, यूं लग रहा है जैसे तुम लोग शाम के अखबार पढ़कर आ रहे हो। क्या बहुत सनसनीखेज खबर है कोई? उसकी बात का जवाब देने के बजाय इमाद पसलियों पर हाथ जमाए लड़ाका औरतों की तरह खड़ा उसे घूरता रहा तो वो हंस दिया। इसे कहते हैं नाशुक्रापन। इमाद ने ढीले पड़ते हुए शिकायती अंदाज में अनस से कहा तो वो भी तासुब से बोला, ये महज जज्बातियत का शिकार होकर ऐसी हरकत कर रहा है और कुछ नहीं। जोहा का इतराज घर में कोई भी गिनती में नहीं लाया था। घर जाते ही मुझे इस अनहोनी का पता चला तो मैं सीधा इधर भागा हूं। इमाद इस अंदाज में मुईद के मुकाबिल बैठा जैसे अब तमाम सूरत हाल जान लेने का मुतनम्मी हो। यानी खाना इधर ही खाओगे? मुईद ने अब्रो चढ़ाते हुए पूछा तो इस कदर गैर मुतालिक सवाल पर इमाद भुन्ना उठा। हाँ, और हो सकता है कि उसके बाद तुम्हारा खून पीने की भी तलब हो जाए। उफ, ऐसा क्या कर दिया है मैंने यार? मामू लोगों ने तो एक भी सवाल नहीं उठाया और तुम दोनों अदालत लगाकर बैठ गए हो। वो मुस्कुरा रहा था। शर्म करो, सबका दिल तोड़ा है तुमने। अब सबके दिल में वाहिमें जागेंगे कि शायद तुम इस शादी पर राजी नहीं हो। इमाद ने उसे लिताड़ा था। मैंने शादी से किसी तौर इनकार नहीं किया है। मुईद ने उसे याद दिलाया तो अनस कुर्सी घसीटता उनके पास आ बैठा, फिर कदरे जर कर बोला, मुलतवी तो कर दी है ना, और तौजीह क्या पेश कर रहे हो कि जहनी मुताबिकत नहीं है? यही बात जब जोहा ने उठाई थी तो तुमने बड़े आराम से उसे नजरअंदाज कर दिया था। बहुत से फैसले हालात को देखकर भी किए जाते हैं। पहले मैंने यही सोचा था कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, मगर अब सोचता हूं कि इस रिश्ते की अजनबियत दूर करने और उसे समझने के लिए कुछ और वक्त मिलना चाहिए। उसे ही नहीं, मुझे भी। मुईद ने संजीदगी से जवाब दिया तो इमाद गहरी सांस भरता उसके बिस्तर पर दराज हो गया। गर्दन तले हाथ बांधे हसरत आमेज अंदाज में बोला, क्या शान बेनियाजी है, और अगर यही हरकत मैंने की होती तो सबसे पहले यही मेरी गर्दन नापता। बात बहुत सादा और सीधी सी है, तुम लोग ख्वामख्वाह उसे इतनी अहमियत दे रहे हो। मुईद हद दर्जा मुतमईन था। हाँ भाई, हमें क्या, कौन सा हमारे सहरे के फूल खिलने से रह गए हैं? इमाद ने आह भरी थी। इतनी लड़कियों से वाकफियत है तुम्हारी, किसी का हाथ पकड़कर मरियम फुप्पो के सामने ला खड़ा करो, मिनटों में तुम्हारे फूल क्या पूरे का पूरा बाग खिला देंगी। अनस ने इत्मीनान से कहा तो लहजा भर उसे घूरने के बाद वो मायूस लहजे में बोला, बस यार, हकीकत पा ली है मैंने। ऐसे ही जमाने में मोहब्बत का ढिंढोरा पीट रखा है लोगों ने। ऐसी दोस्तियों की बात करो तो निरा टाइम पास है यार। ये मोहब्बतें कर करके पता चला है तुम्हें? मुईद ने दिलचस्पी से पूछा तो उसने तस्दीक की। दोस्तियां, मोहब्बत मुझ जैसे बंदे को यूं ही नहीं हो जाती। तुम जैसे बंदे को ये नागहानी तौर पर होती है और एक ही झटके में चारों शाने चित कर देती है। अनस ने बड़े शद्दोमत के साथ पेशन गोई की तो उसने हाथ हिलाकर जैसे मक्खी उड़ाई। पता नहीं किन लोगों को हो जाती है मोहब्बत, और वो भी राह चलते। ये तो बहुत देखभाल करके किया जाने वाला काम है। जलील शख्स मोहब्बत को काम कह रहा है। अनस ने उसे घूरा था। मुईद उन दोनों की गुफ्तगू सुनकर मुस्कुरा रहा था। ए दुनिया के रूखे फीके तरीन इंसान, तुम्हारा मुशाहिदा क्या कहता है? इमाद ने उसे भी घसीटा था। वो आराम से बोला, अगर कोशिश करने से मोहब्बत होने लगे तो दुनिया में नफरत का वजूद ही ना रहे। ये ऊपर से उतरती है इंसान के दिल में, अपने आप फूटती है, ना कि कोशिश करके करना पड़ती है। बहुत अच्छा, अनस ने ताली बजाकर दाद दी थी। अब बताओ क्या कहते हो? इमाद से पूछा तो वो बोला, अब ये तो मुईद और जोहा को देखकर ही अंदाजा होगा। अगर इन दोनों के दरमियान इस वक्फे में मोहब्बत हो गई तो मैं समझूंगा कि मुईद सच कह रहा है।
ये मेरा जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? मुईद ने उसे घूरा तो वो उसे याद दहानी कराते हुए बोला, तुम शायद भूल रहे हो कि ये तुम्हारा ही पास करदा कानून है कि साथ रहने से, एक दूसरे का ख्याल करने से मोहब्बत हो जाती है। तो फिर किसी से भी शादी कर लो। मुईद ने फौरन कहा तो वो चमक कर बोला, ऐसे ही कर लूं, ना जान न पहचान। ये ला इलाज है, ठोंक बजा कर ही लाएगा बीवी का मुजस्मा। अनस ने तंजन कहा तो वो आस्तीने चढ़ाता उठ बैठा। उन दोनों का लंबा प्रोग्राम देखकर मुईद गहरी सांस भर कर रह गया। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप इस मामले को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे। वो तो बच्चा है, नादानी कर रहा है। ताई जान खफा हो रही थी। वो बच्चा नहीं है, इस फैमिली का सबसे समझदार लड़का है। अगर वो कुछ कहता है तो मजबूत जवाब भी पेश करता है, इसलिए मुझे उसकी बात से इनकार नहीं हुआ। ताया जान बहुत मुतमईन अंदाज में नाक पर ऐनक टिकाते शाम के अखबार की सुर्खियां देखने लगे तो वो जज्बज हो गई। यही बात पहले भी तो हो सकती थी। तो कौन सा शादी के कार्ड्स बांटे गए थे? डेट ही तो फिक्स होना थी ना, नहीं हुई बस। वो अब भी उसी अंदाज में गोया थे, मगर उन्हें तसल्ली नहीं हो रही थी। जोहरा बेचारी तो परेशान हो रही है, शायद मुईद ही की मर्जी नहीं थी। वो बोली तो ताया जान ने अखबार परे करते हुए उन्हें टोक दिया, ख्वाम ख्वाह के मफरूजों में मत पड़े। उसने ऐसे कतन कोई बात नहीं की है, सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांगा है। और फिर जहरा भाभी क्यों परेशान है, जब उस वक्त अयाज भी वहीं मौजूद था। सारी बात उसकी मौजूदगी में हुई है। उन्होंने चाचा जान का हवाला दिया था। अब आपने क्या सोचा है? फैसले का इख्तियार तो उसने आपको ही दिया है। उन्हें खुद बुद लगी हुई थी। दर हकीकत इतनी बेचैनी उन्हें अनस की शादी के वक्त भी नहीं थी। ताया जान ने चश्मा उतारते हुए अखबार एक साइड पर रखा और गोया हुए, भाई बात यह है कि मुईद कोई भी बात सोचे समझे बगैर नहीं करता। और फिर यह तो उसकी जिंदगी का अहम तरीन फैसला है। यकीनन कोई बात उसके मद्देनजर होगी तभी वो मोहलत चाह रहा है। और जहां तक बात है मेरे फैसले की, तो वो कभी कभार ही मुझसे कोई फरमाइश करता है और मैं उसे कतन इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने रुककर ताई जान के तासुरात देखे तो हंस दिए। अभी माशाल्लाह से हाल ही में 2 शादियां निपटाई हैं आपने, फिर भी दिल नहीं भरा? कैसी बातें करते हैं, भला खुशियों से भी कभी दिल भरा करता है? वो अभी भी खफा थी। मैंने तो तैयारियां शुरू भी कर दी थी शादी की। बेफिक्र रहे, इन तैयारियों को मद्देनजर रखकर ही कोई फैसला करेंगे जिससे सबकी तसल्ली रहे। ताया जान ने कहा। वो सर हिला कर रह गई तो वो फिर से बोले, अब आप मुईद की क्लास लेने मत बैठ जाइएगा। फैसला तो बहरहाल मेरा ही होगा। उसे जो मुनासिब लगा उसने वही कहा। अब मैं जो कहूंगा उस पर वो जरा भी एतराज नहीं करेगा। तो आप उसे कह देते कि हो जाने दे शादी। फिर वही बात, ताया जान ने मुतासिफाना अंदाज में कहा। ये चंद एक दिन का नहीं, पूरी जिंदगी का मामला है बेगम। और फिर अगर वो चाहता है कि वो दोनों सोच समझकर नई जिंदगी में कदम रखे तो मेरे नजदीक ये एक अच्छी बात है। दोनों ही को इस नए रिश्ते से मानूस होने के लिए वक्त चाहिए। एक दूसरे को समझकर जिंदगी का आगाज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बात तो आपकी सही है। जोहा का मिजाज जरा मुईद से मुख्तलिफ है। उन्होंने पहली बार इस मामले को मुस्बत अंदाज में लिया था। ताया जान मुस्कुरा दिए। हो सकता है यही बात मुईद के पेशे नजर हो। अच्छा है अगर इस दौरान दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लें तो फिर जहनी मुताबिकत होते देर नहीं लगेगी। बात तो वो आपकी रख ही चुका है, अब आपका भी फर्ज बनता है कि उसका साथ दें। ठीक है। अब कहीं जाकर उनकी तसल्ली हुई तो वो मुस्कुराते हुए बोले, शुक्र है आपने जज्बात के हिसार से निकल कर सोचा। बेटा है मेरा, वो भी बहुत लाडला, उसकी बेहतरी ही सोचूंगी। वो जताने वाले अंदाज में बोली तो वो हंस दिए। हमें भी वो कम अजीज नहीं है। बेटा होने के तमाम तकाजे पूरे करता है, तभी तो दिल के ज्यादा करीब महसूस होता है। कौन कहता है कि मुईद हसन को कोई हरा नहीं सकता? ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला है कि जोहा को जब से खबर हुई थी उसकी मुसरत का ठिकाना नहीं रहा था। अपनी बहादुरी पर वो कितनी ही बार खुद को शाबाश दे चुकी थी। अब देखना मुईद हसन, ये मंगनी भी कितनी आसानी से टूट जाएगी। वो खुद पर नाजा थी और अभी यही खुशखबरी उसने फोन पर सबा को सुनाई तो वो गंग रह गई। क्या बकवास कर रही हो? कैसे नहीं हो रही शादी? सब कुछ तो तय था, बस अपनी तारीख ही तय होना थी। मैं बस इतना जानती हूँ कि जन्नत के दरवाजे खुल गए हैं, जिनमें से जिंदगी बख्श हवाओं के मश्क बोझ झोंके आकर मेरी रूह को तरावट दे रहे हैं। वो मौज में थी और सबा शौक में। तुम ही ने कुछ उल्टा सीधा किया होगा। मैंने नहीं, तुम्हारे जहीन और फतीन भाई ने। उफ सबा, मैं बहुत खुश हूं।
फजूल बातें मत करो, अम्मी कहाँ हैं, उनसे बात करवाओ। मुझे तो कुछ नहीं बताया किसी ने। वो उलझ रही थी। अभी रात ही को तो सब तय हुआ है कि बात फिलहाल मंगनी तक ही रहेगी, मगर क्यों, कोई वजह भी तो हो। वो परेशान थी। जोहा के हाथ एक और मौका लगा। देख लो, फिर तुम कहती हो कि हर उल्टा काम मैं करती हूं, मगर अब की बार तुम्हारे लाडले भाई ने शोशा छोड़ा है। मैं खुद बात करूंगी उनसे। अब क्या रह गया है बात करने को। उन्होंने ताया जान और अब्बू से सारा मसला डिस्कस किया है, बात ही खत्म हो गई है। तुम बस जल्दी से आ जाओ। मैं आइसक्रीम पार्टी दे रही हूँ, वो भी अपनी जाती पॉकेट मनी से। उसने जैसे हातिम ताई की कब्र पर लात मारी थी। सबक गहरी सांस लेकर रह गई। जोहा की खुशी से उसे अंदाजा हो रहा था कि वाकई खबर सच्ची थी। फोन रखने के बाद उसके दिल को इतनी बेचैनी लगी कि वो रह नहीं पाई। सीधी अपने कमरे में आई, जहां संडे की छुट्टी का फायदा उठाते हुए नौफिल सो रहा था। आधा कंबल उसके ऊपर था और आधा बिस्तर से नीचे लटक रहा था। वो औंधा लेटा खुद से भी बेखबर था। सबा उसे डिस्टर्ब करने के ख्याल से झिझक गई, मगर दिल में जोहा की सुनाई खबर ने ऐसी खुदबुद लगा दी थी कि उसे किसी पर करार नहीं आ रहा था। कहीं सारा फसाद जोई नहीं ना फैलाया हो। वो जल्द अज जल्द खुद जाकर सारा मामला देखना समझना चाह रही थी। बेबसी से हाथ मलती सोए हुए नौफिल को देखने लगी। सुनिए, मिनमिना कर उसे आवाज दी, मगर नौफिल पर जरा बराबर भी असर नहीं हुआ। ओफो, अब इनको जगाना एक और मुसीबत। उसे कोफ्त होने लगी। हिम्मत करके झुकी और उसका बाजू थाम कर हिलाया, मगर अभी भी नतीजा सिफर था। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने साइड टेबल पर धरा टाइम पीस उठाया और 1 मिनट बाद का अलार्म सेट करके रख दिया। जरा देर बाद ही अलार्म बज उठा। 1, 2, 3 सेकंड। वो तुम साधे नौफिल के जागने के इंतजार में थी। उसकी मेहनत रंग लाई। नौफिल ने दफतन सर उठाकर नागवारी से इस आवाज का माखज समझने की कोशिश की, तो नींद से भरी आंखें सामने कड़ी सबा पर जा पड़ी। ये सूर्य साफिल कौन बजा रहा है? वो बेहद नागवारी से पूछ रहा था। ये अलार्म बज रहा है, 10:30 बज चुके हैं। सबा ने जैसे उसकी मालूमात में इजाफा किया था। तो पहले कभी नहीं बजे क्या? सबा ने टाइम पीस उठाकर अलार्म बंद कर दिया और सीधे स्वभाव बोली, दरअसल ये अलार्म मैंने आपको जगाने के लिए लगाया था, मुझे घर जाना है। लहजा भर उसे देखने के बाद नौफिल ने सर तकिए पर डाल दिया तो अपनी रियाजत अकारत जाती देखकर वो जज्बस होने लगी, मगर फिर वो करवट बदलता सीधा हुआ और तकिया ऊंचा करके टेक लगाता नीम दराज हो गया। खैरियत तो है ना? उसकी आवाज नींद से बोझल थी। जोहा का फोन आया था, कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने सोचा कि चक्कर लगा लूं। एनीथिंग सीरियस? वो चौंका था। नहीं, सबा कहते हुए रुकी। जहन मुतजब्जिब सा हुआ कि नौफिल को बताना चाहिए या नहीं, मगर मुतवक्के शादी का मुलतवी हो जाना घर के दामाद से छुप तो नहीं सकता था, इसलिए किसी और के जरिए इल्म होने से बेहतर था कि वो खुद ही बता देती। एक्चुअली मुईद भाई और जोहा की शादी मुलतवी हो गई है, वो अटक कर बोली। उसके बाद नौफिल ने मजीद तफसील नहीं पूछी, शायद उनके जाती मसले का ख्याल करके खामोश हो गया था। तैयार हो जाए, मैं शॉवर ले लूं। कंबल परे करते हुए बिस्तर से उतर गया तो सबा मुतमईन होकर वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। नौफिल ने गाड़ी गेट पर ही रोक दी तो वो इस्तेफामी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। शायद अभी मेरा जाना सही ना हो, वो संजीदगी से बोला तो सबा ने कहा, आप इस घर से अलग तो नहीं, और फिर ऐसा कोई बड़ा मसला तो नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए आई हूँ। अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ बात होती तो अम्मी मुझे ज़रूर फ़ोन करती। वो पुरएतमाद थी। उसकी बात सुनकर नौफिल ने गाड़ी के हॉर्न पर हाथ रख दिया। अब तो तुम्हें दिली सुकून मिल गया होगा। ताईजान से तफसील जानने के बाद सबा सीधी उसके पास आई थी। दांत पीस कर कहा तो वो भोलपन से बोली, लो भला, मैंने क्या किया है? बल्कि मैं तो पहले ही कह रही थी कि वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता, मगर कोई मेरा बावेला सुन ही कहाँ रहा था। ये इन्हीं बावेलों की नहूसत है जो अब मुईद भाई ने तुम्हारी जुबान बोलना शुरू कर दी है। ये क्या बदतमीजी है सभी। इनकार मुईद हसन ने किया है, फिर भी सारा मलबा मुझ पर गिर रहा है। वो नागवारी से बोली तो सबा ने उसे खफीफ सा घोरा। अभी तो वो नौफिल के पास बैठे हैं, जरा देर में मैं उनसे असलियत पूछूंगी, तब पता नहीं तुम पे क्या कुछ गिरेगा। बेशक अभी जाके पूछ लो, मैं बिल्कुल बेखबर हूँ, बल्कि मैं तो अब बड़े जौको शौक से शादी की तैयारियां शुरू कर रही थी। हाय मेरे शॉपिंग प्लान्स, मैं मुईद हसन को कभी माफ नहीं करूंगी, जग हंसाई करवा दी है मेरी। वो बड़ी जज्बाती हो रही थी। सबा बेचारी हैरान और परेशान उसे देखी गई, फिर संभलते हुए बोली, खैर
कोई ना कोई मजबूत वजह तो होगी उनके पास। इसे कहते हैं अकरबा परवरी। जब मैं इनकार कर रही थी तब तो किसी को मजबूत वजह दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि मैंने इतने दलाइल भी दिए, जबकि मौसूफ अभी मुंह से कुछ फूटे भी नहीं और सबको मजबूत वजह का एहसास हो गया। खूब। वो बेहद तंज से बोली थी। अम्मी कह रही हैं कि उन्होंने तुम्हारे ही एतराजात को सामने रखकर फिलहाल शादी मुलतवी करने का कहा है। सबा ने उस पर हकीकत आश्कार की तो वो तेवरी चढ़ा कर बोली, मेरे कौन से एतराजात थे भला? अपने लाडले भाई से कहो खबरदार जो मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की हो तो। तुम ही ने जहनी मुताबिकत न होने का शोशा छोड़ा था। सबा ने याद दिलाया तो वो तिलमिला उठी। यानी अब वो दौराने मंगनी जहनी मुताबिकत पैदा करेंगे मुझसे? अच्छा है ना, तुम्हारी दिली आरजू पूरी हो जाएगी। अब की बार सबा ने भी उसे चिढ़ाया था। मैंने कभी ऐसी फजूलियात नहीं पाली। मैं तो सिरे से इस प्रपोजल ही के खिलाफ थी, और अब अगर वो सोच रहे हैं कि इस तरह कुछ बेहतरी पैदा होगी तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं मुईद हसन को इस अंदाज में सोच ही नहीं सकती। सबा गहरी सांस भरती उठ गई, फिर संजीदगी से बोली, ये तो अब अब्बू ही बताएंगे कि क्या फैसला हुआ है। मुईद भाई ने तो सिर्फ रिट दायर की है, अप्रूव या रिजेक्ट करने का इख्तियार तो अब्बू के पास है। मेरी तो जबान बंद है, पहले भी किसी ने मेरी नहीं सुनी, अब भी इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जोहा ने आराम से कहा। उसे खुशी थी कि उसका ट्रम्प कार्ड बेकार नहीं गया था। मुईद हसन उसके किसी इंतहाई इकदाम से डर कर शादी मुलतवी कर देगा ये इसके वहमो गमान में भी नहीं था, मगर मुईद हसन के इस इकदाम ने जहां इसे मुसरत बख्शी थी वहीं इससे और मुतनफिर भी किया। कितने आराम से कहता था कि मैं अपनी माँ के सामने इनकार नहीं कर सकता, सब मुझे जलील करने और अपने सामने झुकाने की चाल थी। अब जाके सीधा अब्बा जान के सामने इनकार कर दिया, जिनसे एक जमाना डरता है। बहरहाल अब वो मुईद हसन नामी खतरा टल जाने से बेहद मुतमईन थी, मगर ताई जान को किसी कल चैन नहीं था। ताया जान से तो वो ज्यादा बहस नहीं कर पाई, मगर मुईद से सख्त खफा थी। खुद कल से वो भी उनसे कतरा रहा था। तभी उन्होंने इमरजेंसी कॉल पर मरियम पुप्पो को बुला लिया। वो दोनों भाइयों की लाडली थी और अक्सर अपनी ही मनवा कर छोड़ती थी। उन्हें भरोसा था कि वो इस शादी को मुलतवी होने से रुकवा सकती हैं। रात के खाने के बाद वो ताया जान और चचा जान के साथ कमरे में घुसी हुई जाने क्या मुज़ाकरात कर रही थी। अल्लाह करे अब्बू जान अपने फैसले से 1 इंच ना हिले और ये शादी मुलतवी ना हो। मैंने तो पेपर्स की तैयारी भी अच्छे से नहीं की, ख्याल था कि शादी का बहाना कर दूंगी। हमरा की अपनी ही मजबूरी थी। ऐसे लूले लंगड़े बहाने लोग अपनी शादियों पर लगाते हैं। वजदान ने लुकमा दिया था। हमरा उसे घूर कर रह गई। कुछ भी नहीं होगा, यूं ही जरा सी बात का बतंगड़ बना रखा है सबने। सबा ने तसल्ली अमेज लहजे में कहा। नौफिल जाते हुए उसे यहीं छोड़ गया था। मरियम फुप्पो 2 घंटे के बाद कमरे से निकली तो उनका चेहरा मुस्कुराहट से जगमगा रहा था। फुप्पो क्या रिजल्ट रहा? अनस बेताब सा उनकी तरफ बढ़ा था। शादी नहीं हो रही, वो इत्मीनान से बोली तो लाउंज में दाखिल होती जोहा का जी चाहा आगे बढ़कर उनका मुंह चूम ले, मगर चूंकि नुक्से अमन का खदशा था इसलिए फिलवक्त अपने जज्बात पर काबू पाना ही बेहतर लगा। आकर आराम से सबक के साथ बैठ गई। तो मामा आपके आने का क्या फायदा हुआ भला? ये रिजल्ट तो पहले ही सही मालूम था हमें। इमाद ने खफगी दिखाई। सभी के मुंह लटक गए थे। मरियम पुप्पो को हंसी आ गई। जिनकी शादी थी वो तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखा रहे, तुम लोग खामख्वाह दीवाने हुए फिर रहे हो। ये सारी किस्मत की बातें हैं। जोहा ने सबको सुनाया था। वाकई तभी तो भाई जान ने फैसला किया है कि अगर मुईद और जोहा फिलहाल शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है, मगर मंगनी के बजाय बेहतर है कि निकाह की सुन्नत अदा कर दी जाए। उसके बाद जब जी चाहेगा रुखसती हो जाएगी। मरियम पुप्पो ने ड्रामाई अंदाज में क्लाइमेक्स पेश किया तो जहां सबकी खुशी दोबाला हुई वहीं जोहा की सांस थमने लगी। वो मारा अब पैदा करते रहे ना दोनों जहनी मुताबिकत निकाह के छुआरे खाकर, इमाद शोखी से बोला तो जोहा का जी चाहा वहीं बैठी फूट फूट कर रोना शुरू कर दे। बहुत गैर मुतवक्के तौर पर शारजा से अंकल अब्बास चले आए तो सभी की खुशी मजीद बढ़ गई, और इमाद की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी यूं भी बाप के साथ बिल्कुल हम उम्र दोस्तों की तरह दोस्ती थी। खुश दिली और खुश मिजाजी में इमाद उन्हीं का तो पड़तू था। इसीलिए सभी को उनकी पाकिस्तान आमद का बहुत इंतजार रहता था कि उनके साथ गुजरा वक्त सभी के लिए यादगार हुआ करता था। सबा का मीर हाउस में कयाम कुछ दिनों के लिए मजीद बढ़ गया था।
अभी भी अंकल अब्बास और मरियम पुप्पो आए हुए थे। उनके इस्तफसार पर वो जुहा को ढूंढने निकली थी। उसके कमरे में पहुंची तो वहां हमरा बैठी नोट सामने रखे रट्टे मारने में मसरूफ थी। जोई कहाँ है? सबा के पूछने पर उसने मुंह बसोरा। हमें मुसीबत में डाल के खुद टेरिस पे बैठी हैं। इतनी ठंड में? ये लड़की निकाह भी कैंसिल करवाएगी। सबा कोफ्त का शिकार हुई थी। फिर ख्याल आया, और तुम्हें क्या मसला है? ओ फापी, इस फंक्शन के फौरन बाद हमारे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो कौन सा फाइनल एग्जाम्स हैं? पासिंग मार्क्स ले लेना। सबा ने उसे रिलैक्स करना चाहा। पढ़ूंगी तो ही पासिंग मार्क्स आएंगे ना। हमारे यहाँ तो ऐसी तकरीबात अल्लाह दे और बंदा ले वाला मामला होता है। एक महीना भी नहीं रखा दरमियान में। वो अपनी मुमकिन कारकर्दगी से काफी मायूस थी। तभी सबा ने इत्मीनान से कहा, तो चलो फेल ही होना है तो जरा धड़ल्ले से हो जाना। उठो और चल के किचन में भाभी की हेल्प करवाओ। अंकल और फुप्पो आए हुए हैं, मैं जरा जोहा को बुला लूं। वो बड़ी खुशी से सब कुछ समेट कर कमरे से भागी थी। सबा मुस्कुरा कर सर हिलाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। इतनी ठंड में इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। वो बुड़बुड़ाते हुए ऊपर पहुंची तो उससे अपने पसंदीदा मुकाम यानी टेरेस की सीढ़ियों पर बैठे देखकर उसके सर पर जा खड़ी हुई। इतनी सर्दी में तो बंदे का दिमाग भी फ्रीज हो जाता है। तुम क्या सोच रही हो? वो स्याह शाल अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटे हुई थी। चौंक कर सबा को देखने लगी। क्या बात है? कहाँ खोई हुई हो? सबा ने सरत से उसकी गायब दिमागी को महसूस किया था। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो संजीदगी से पूछ रही थी। उसके अंदाज ने सबा को हैरान किया था, मगर कसदन मुस्कुरा कर बोली, नीचे अंकल अब्बास और फुप्पो लोग आए हैं, तुम्हारा पूछ रहे हैं। देखा तो मोहतरमा हर जगह से गायब थी। सभी प्लीज, मैं इस वक्त यहाँ तन्हा बैठना चाहती हूँ, उसने कहा तो सबा ने घूरते हुए पूछा, ये इतनी अचानक तुम्हें तन्हाई की क्या जरूरत पड़ गई है? अब क्या मैं अपनी मर्जी से उठ बैठ भी नहीं सकती हूँ? वो चिढ़ गई थी। बिल्कुल भी नहीं। कोई भी होशमंद इंसान कैद तन्हाई को पसंद नहीं करता। पता है, कभी काला पानी में कैदियों को सख्त तरीन सजा के तौर पर कैद तन्हाई दी जाती थी। तुमने भला क्या जुर्म किया है? सबा, क्यों मेरा दिमाग खा रही हो? वो चिड़चिड़ी हो रही थी। देखो, इस वक्त मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। उठो और नीचे चलो। बेवकूफों की तरह इतनी सर्दी में बैठी हो। सबा ने उसे डपटते हुए बाजू से पकड़ कर उठाया था। मैं नहीं जा रही नीचे, मेरा दिल घबराता है। वो दोबारा सीढ़ियों पर बैठ गई तो सबा परेशान हो गई, क्योंकि अब जोहा ने घुटनों पर सर टिकाकर रोना शुरू कर दिया था। जोई, क्या हो गया है यार जोहा? वो बोकलाकर उसके पास बैठ गई। उसे बाजुओं के हिसार में लिया, मगर वो बिना कुछ कहे सू सू करती रही। क्या मसला है जोहा, बताओ तो। तुम लोगों को किसी मसले से क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग बस इस फंक्शन को एंजॉय करो। वो दफतन भुर्राए हुए लहजे में बोली तो एक पल को उसकी शक्ल देखने के बाद सबा ने इत्मीनान से कहा, हाँ मैं तो जरूर एंजॉय करूंगी। आखिर मेरे इतने प्यारे भाई की शादी है, सॉरी निकाह है। सबा, तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता? वो दुखी हुई थी। किस बात से भाई? वो हैरत से पूछ रही थी। तुम्हारा भाई मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, गेम खेल रहा है। क्या बचपना है जोहा, तुम क्या जानती नहीं हो मुईद भाई को? सबा को उसकी बात पसंद नहीं आई थी। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, ये बात अब सबको मालूम हो चुकी है। फिर भी सब इस रिश्ते को पार लगाने की कोशिश में है। एक बंदा जो खुद तो शादी से इनकार करता है, फिर दूसरों के कहने पर दोबारा राजी हो जाता है। खुद सोचो, वो कोई फ्रॉड ही करेगा ना। वो दर हकीकत तुम्हें इस रिश्ते से मानूस होने और इसे अंडरस्टैंड करने का मौका देना चाहते हैं जोहा, और कुछ नहीं। तुम अपने जहन को फजूल सोचने से प्रगंदा मत करो। सबा ने बड़े तहम्मुल से उसे समझाया था। जोहा और मुईद के दरमियान कितनी बड़ी खलीज थी, यह सबा को अब अच्छी तरह अंदाजा हो रहा था। वो बिल्कुल सीरियस था सबा। कल को वो ये मंगनी भी खत्म कर देता। ये तो ताया जान की वजह से। वो फिर से कहने लगी थी कि सबा ने उसकी बात काट दी। तो चलो कर लेने दो उन्हें फ्रॉड, खेल लेने दो, देख लेंगे हम भी उन्हें। उसने जैसे सारी जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए जोहा का बाजू पकड़ते हुए उसे उठाया। अभी तो फौरन नीचे चलो, वरना अंकल खुद ऊपर चले आएंगे। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। वो नाराजगी दिखा रही थी, मगर सबा उसकी आउजारी पर तवज्जो दिए बगैर उसे साथ घसीटती ले गई। वो 10:30 बजे शूटिंग से फारिग होकर घर पहुंचा तो सबा के साथ सौले बेगम को जाते पाकर ठिठक गया, मगर अपनी हैरत जाहिर किए बगैर ऊंची आवाज में सलाम करता थके हुए अंदाज में सोफे में धंस गया। अब तो खाना लगा दूं, ये भी आ गए हैं।
वो सौले बेगम से पूछ रही थी। नौफिल बे इख्तियार सीधा हो बैठा। अभी तक आपने खाना नहीं खाया, फिर तो मेडिसिन भी नहीं ली होगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, वो इत्मीनान से बोली, मगर नौफिल खुश नहीं हुआ था। ये तो अच्छी बात नहीं है, आपको टाइम पर खाना खाकर सो जाना चाहिए था। और तुम्हारी बीवी को? उन्होंने दफातन पूछा तो वो चौंक गया। क्या मतलब? अगर तुम टाइम पर आ जाया करो तो ये कम से कम खाना ही वक्त पर खा लिया करे। लंच पर तो अब तुम वैसे भी नहीं आते हो, वो तंजिया कह रही थी। ओफो मामा, जमाना बदल चुका है। अब शौहर के इंतजार में भूखे बैठे रहना मोहब्बत की नहीं, बेवकूफ़ी की निशानी है। वो लहजे को खुशगवार बनाते हुए बोला तो उन्होंने नाराजगी से कहा, और माँ जो भूखी बैठी इंतजार कर रही है वो भी बेवकूफ़ है। आज लगता है आप मेरी खिंचाई के मूड में हैं। वो मुस्कुरा रहा था। सबा खाना लगाने के लिए उठ गई तो सौले बेगम मुतासिफाना अंदाज में बोली, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है नौफिल। शादी का मतलब महज एक फंक्शन नहीं होता जिसे 4 दिन एंजॉय करने के बाद आदमी फिर से अपनी साबका जिंदगी में गुम हो जाए। ये रिश्तों का बंधन है और इसमें जुड़ा हर रिश्ता एहतियात और तवज्जो मांगता है। मैंने कब किसी रिश्ते की अहमियत से इनकार किया है अम्मी जान? वो प्यार से उनका हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए मुस्कुराया तो वो बोली, इनकार तो नहीं किया ना, मगर शायद निभाने का सलीका भी नहीं जानते हो। इसी असना में सबा ट्रॉली में खाना सजाए वहीं ले आई तो उन्हें बात वहीं छोड़ना पड़ी। नौफिल अगरचा खाना खा कर आया था, मगर सौले बेगम को मजीद शिकायत का मौका ना मिले इसलिए बहुत ज़ौक़ व शौक़ से खाने की तरफ मुतवज्जे हुए था। आज नकीन का फ़ोन आया था, कल वो अनस के साथ आ रही है सबा को लेने। मुईद के निकाह की डेट तो फाइनल हो ही चुकी है। सौले बेगम ने कहा तो वो बेतासुर अंदाज में बोला, हाँ तो चली जाए ना, वैसे भी दिन कितने रह गए हैं। उसूलन तो तुम्हें खुद साथ जाना चाहिए। उन्होंने समझाया तो वो फिलफौर बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं ले जाऊंगा। मेरा ख्याल था मैं यहीं से शिरकत कर लेती, बस मेहंदी और निकाह ही तो है, आप अकेली हो जाएंगी। सबा ने कहा तो वो बोली, तुम मेरे लिए हरकान ना हुआ करो, जरीना और अदीना है ना, उन्हें अंदर बुला लूंगी। जी। सबा ने सर झुका लिया। वो नौफिल की तरफ मुतवज्जे हुई थी। और नौफिल, अब तुम अपनी ये फजूल मसरूफियात छोड़ो और सबा के साथ जाना। ये ना हो कि ये वहां तुम्हारी मसरूफियत के बहाने देती फिर रही हो। बहुत बेहतर, वो मुस्कुरा दिया था। फिर उन्हें अपने हाथों से मेडिसिन खिलाकर बिस्तर पर लेटाने के बाद उन्हें गुड नाइट कहता उनके कमरे से निकला तो सबा बर्तन समेटकर किचन में रखने के बाद यकीनन बेडरूम में जा चुकी थी। वो कमरे में आया तो टीवी ऑन किए वो बिस्तर ठीक कर रही थी। नौफिल सीधा कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में घुस गया। बाहर निकला तब भी वो तकिए से टेक लगाए बैठी चैनल सर्चिंग में मसरूफ थी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आप हर बात में मामा को क्यों आगे रखती हैं, जबकि मैं उन्हें हर वक्त टेंशन फ्री देखना चाहता हूँ। घड़ी उतार कर तकिए के पास फेंकते हुए वो तलखी से बोला तो सबा ने जलती नजरों से उसे देखा। ये बात आप अपने आप से पूछिए, आप ही उन्हें टेंस होने के मौके फराहम करते हैं, मैं नहीं। जवाब नौफिल ने यूं सर झटका जैसे इस सारे मामले से बेजार हो गया हो और लाइट ऑफ कर दे बिस्तर पर आ गया। अगर आप मुझसे यह तवक्को करते हैं कि मैं सबके सामने आपकी इज्जत बनाऊं तो फिर मेरे मामले में भी चूक न किया करें। बहुत गैर मुतवक्के तौर पर सबा बोल उठी तो उससे ठहरे हुए अंदाज में पूछा, किस तरह की यकीन दहानी चाहती हैं आप? यकीन बहुत पराया और अजनबी सा लफ्ज लगता है आपके मुंह से। आपसे शादी भी इसी यकीन के सहारे की थी कि आप जो दिखाई देते हैं वही सच होगा, मगर जल्द ही आपने एहसास दिलाया कि वो एक कामयाब तरीन मुलमा साजी थी। आप मेरी तरफ से बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार थी शायद। नौफिल का लबो लहजा बहुत सर था, मगर वो तेजी से उसकी बात काट गई। खुश फहमी कहिए, जिसका मैं ही नहीं मेरे प्यारे भी शिकार हो गए। आज के दौर में शायद सबसे बड़ा धोखा किसी पर एतबार करना ही है। बस करे मोहतरमा, अगर मैं भी सच्चाई का पर्दा चाक करने पर आऊं तो बहुत से पर्दा नशीनों के नाम बेनकाब हो जाएंगे, मगर मैं खुद को इस सतह पर लाना पसंद नहीं करता। वो बहुत और खुद तुर्श लहजे में बोला तो सबा ने गुस्से से कहा, जिस सतह पर मैं आपको देख चुकी हूं उससे ज्यादा की मुझे ख्वाहिश भी नहीं। इट्स इनफ। वो भड़क कर उठ बैठा तो सबा का दिल जैसे सुकड़ सा गया। क्या चाहती हैं आप मुझसे? जितना मैं कर रहा हूं ना वही मेरी बर्दाश्त से बहुत बढ़कर है, और जिस दिन मेरी बर्दाश्त भी जवाब दे गई तो। सुरखोती आंखें उस पर जमाए शोलाबार लहजे में कहता वो दफतन जबड़े भींच गया था। फिर तकिया उठाकर नीचे दे मारा और उठकर कमरे ही से बाहर निकल गया। सबा ने कब से रोकी सांस आजाद की, मगर अपने हाथ पांव की लर्जिश वो वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकती थी।
ادھر ڈھولک پر پہلی تھاپ پڑی اور ادھر زوہا کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا. لاپرواہی اور بے حسی کے سارے خول جیسے تڑک گئے ہوں اور بے بسی ہی بے بسی تھی کہ وہ یہ درد تنہا سہنے پر مجبور تھی. گدڑیے کی طرح اس نے اتنی بار شیر آیا کا نعرہ لگایا تھا کہ اب جب کہ واقعی شیر آ چکا تھا تو کوئی بھی اس کی آواز پر کان دھرنے کو تیار نہیں تھا. وہ اپنے تئیں خود کو معید کے خلاف بہت مضبوط خیال کرتی تھی، مگر آج معلوم ہوا کہ کیا ہونے جا رہا تھا. زوردار آواز میں دروازہ کھلنے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی. تبھی کسی نے ٹیوب لائٹ آن کی تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور ہو گئی. روشنی سے تو اسے ان دنوں نفرت سی ہو رہی تھی. یہ دیکھو، لیڈی دیوداس یہاں سپنوں کی دنیا سجائے بیٹھی ہیں. نہ بھئی، ہمیں کیا سزا ہے کہ ادھر بیٹھی ڈھولک پیٹ رہی ہیں. لائبہ نے آتے ہی گولہ باری شروع کر دی تھی. اس کے پیچھے آئزہ اور صبا تھی. کہہ تو رہی ہوں کہ تم لوگوں کو اس کام کا معقول معاوضہ دیا جائے گا، پھر کس بات کی پریشانی ہے. صبا نے تسلی دی تو لائبہ بھڑک اٹھی. میں بالکل نہیں کہوں گی کہ شادی کے بعد تمہارے پر نکل آئے ہیں، بلکہ یہ کہوں گی کہ یہ پر شادی سے پہلے ہی کے ہیں. ہمیں ہی اپنی معصومیت میں دکھائی نہیں دیے. لائبہ نے ان کی ہنسی پر چڑھ کر کہا اور زوہا کے پاس گر سی گئی. تم یہاں کس خوشی میں گھسی ہوئی ہو؟ اپنے نکاح کی خوشی میں، صبا نے آرام سے کہا تو آئزہ کو اعتراض ہوا. یہ کون سی جوگ لینے والی بات ہے؟ ہائے، جوگ تو میں لوں گی. معید حسن جیسے ہینڈسم بندے کا نکاح ہونے کے بعد. اس نے آہ بھرتے ہوئے بڑی غمزدہ سی ایکٹنگ کی تو صبا اور لائبہ کے تھپڑ ایک ساتھ اس کی پشت پر پڑے تھے. وہ اچھل کر رہ گئی. میں بڑی خوشی سے یہ ہینڈسم بندہ تمہیں دان کرنے کو تیار ہوں، زوہا نے اکتا کر کہا تھا. یہ کیا میرے بھائی کی بندر باٹ لگا رکھی ہے تم لوگوں نے؟ صبا نے انہیں آنکھیں دکھائی تھی. آئزہ ڈھٹائی سے ہنسنے لگی. تمہارا کیا جاتا ہے؟ تمہیں تو بس ایک عدد بھابھی ہی چاہیے نا، چاہے کوئی بھی ہو. میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ معید بھائی کے ڈر سے چھپی بیٹھی ہے یا پھر شرم کے مارے. لائبہ نے پرسوچ انداز میں کہا. دوسری سوچ پر زیادہ غور کرو. صبا نے مسکراہٹ دبائی تو زوہا نے صفچٹ انداز میں جواب دیا. مجھے کوئی کسی سے شرم نہیں آ رہی. تو پھر ذرا پہلی سوچ پر غور کرو. آئزہ نے دو بدو کہا تو وہ دانت پیس کر بولی. کسی سے ڈرتی ہے میری جوتی. تو پھر معید بھائی وہاں اپنی گینگ کے ساتھ بیٹھے دادا گیری کیوں دکھا رہے ہیں؟ سب نے ہمیں بھگا دیا کہ بغیر لیڈر کے کرسی یعنی کہ ڈھولک ہمیں نہیں ملے گی. وہ لوگ ڈھولک پر قبضہ کیے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا لیڈر بڑے تمراق سے وہاں بیٹھا ہے. لائبہ نے جذباتیت میں آ کے پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا تھا. انس بھائی اور اماد بھائی تو پورے کے پورے لڑکے والے بنے ہوئے ہیں. کہہ رہے تھے کہ لڑکی ڈر کے مارے اپنے کمرے میں بند ہو گئی ہے کہ کہیں وکیل صاحب کوئی دفعہ نہ لگا دے، اور یہ بھی کہ اس فنکشن میں لڑکے والوں کا پلہ بھاری رہے گا. آئزہ نے بھی بتایا تھا. اسی وقت منہ پھولائے ہمراہ آ گئی. یہ لو، ہماری آخری کھلاڑی بھی پویلین میں واپس آ گیا. صبا ہنسی تھی. سارے کے سارے بھانڈ جمع ہیں وہاں. بھلا لڑکیوں کے فنکشن میں ان لڑکوں کا کیا فنکشن ہے؟ ہمراہ غصے میں تھی. ڈھولک تو ایک طرف رہی، اس سے تو چمچہ بھی چھین لیا گیا تھا جو وہ بڑے شوق سے بے زبان ڈھولک پر برسا رہی تھی. آپ لوگ تو آ گئی اٹھ کے. مجھے فارغ کرنا کون سا مشکل کام تھا ان کے لیے؟ وہ سخت خفا تھی. ابھی ہم زوہا کو لے کر وہیں آ رہی تھی. لائبہ کے کہنے پر زوہا نے اسے گھورا تھا. اٹھ کے دفع ہو جاؤ، میں کہیں نہیں جا رہی. او فاپی، اتنا مزہ آ رہا ہے وہاں. چاند بھائی نے ہر گانے کی کیا ٹانگ توڑی ہے، بلکہ قیمہ ہی بنا کے رکھ دیا ہے. پچھلی شادیوں کی کسر وہ اس بار نکال رہے ہیں. سب کچھ بھول کر ہمراہ نے اسے للچایا، مگر وہ یوں ہی بیزار بیٹھی تھی. حد ہوتی ہے غرور کی زوہا. اتنے شاندار بندے کو قابو کرنے کے بعد بھی مزاج نہیں مل رہے تمہارے. یوں تو ہر وقت دونوں جنگ و جدل کا سما باندھے رکھتے تھے. یہ تو بتاؤ کہ فاتح معید کب بنی؟ لائبہ نے اسے گدگداتے ہوئے پوچھا تو وہ بدک اٹھی. دماغ تو خراب نہیں ہوا تمہارا؟ صبا نے بمشکل ہنسی روکی. میں نند ہوں، شاید میرے سامنے یہ اتنی راز کی بات نہ بتا سکے. شٹ اپ، وہ غرائی تھی. واقعی یار، کوئی تو وجہ ہوگی کہ معید بھائی نے ہم جیسی حسیناؤں کو چھوڑ کر اس سڑیل دوشیزہ کو دل کی راجدھانی کی رانی بنا لیا. آئزہ کی ایکٹنگ کمال تھی. ہے نا وجہ؟ میرے بھائی کی آئی سائٹ بہت اچھی ہے. صبا نے اطمینان سے کہا تو وہ اسے گھورتی ہوئی زوہا سے مخاطب ہوئی. اب تم آرام سے ساری رام کہانی بلکہ پریم کہانی سنا دو. یہ سب تم جا کر اس سے پوچھو جو خوشی سے بے حال ڈھولک کی محفل انجوائے کر رہا ہے. مگر کس بوتے پر؟ لائبہ نے بڑے مفکرانہ انداز میں سوال اٹھایا تھا. زوہا میر کے بوتے پر.
सबा ने बेख्तियार कहा। जवाब में वो कोई कड़कड़ा सा जवाब देने ही लगी थी कि उसी वक्त जैसे लड़कों की पूरी फौज बिना इजाजत उसके कमरे में आ धमकी। हेलो कुड़ी वालों, इमाद ने ढोलक पर थाप लगाते हुए नारा लगाया, जबकि जोहा अपना सारा गुस्सा और अकड़ भूले अपनी जान बचाने की फिक्र में थी। क्यों भाई, इतना ही दम था कि दुम दबाकर वहां से भाग ली सारी? चांद मजाक उड़ा रहा था। जी नहीं, हम निगी भाभी को वहां छोड़ के आई थी। लाइबा ने अपनी इज्जत रखनी चाहिए। वाह वाह, कितनी तगड़ी पार्टी छोड़ के आई थी। हमारे एक गाने की मार नहीं सह पाई मोहतरमा, और अब पेनल्टी के तौर पर हम सब के लिए चाय बना रही हैं। अनस ने मजे से बताया था। अगर आप लोग भांड मिरासियों के अंदाज छोड़कर शराफत के साथ गाना गाएं, तब देखिए हम आपको कैसे मैदान छोड़ने पर मजबूर करती हैं। आयदा ने चमक कर कहा तो सबका रुख बिल्कुल तोप के से अंदाज में उसकी तरफ हुआ। तुम चाहे शराफत को ले आओ चाहे नजाकत को, हम हर किसी के साथ गा के दिखा देंगे। अनस ने इत्मीनान से जवाब दिया था। फिर वो सब कारपेट पर धरना मारकर बैठते हुए आपस में तबादला ख्याल करने लगे। कौन सा सर उठाया था हमने भला? कोई बड़ा दर्दीला सा गाना था, इब्रार ने याद दिलाया था। वैसे जितने सड़े भुसे अंदाज में शादी हो रही है, इसमें दर्दीले गाने ही मुनासिब रहेंगे। ये इमाद साहब की खुली राय थी। लड़की से पूछ लो यार, अब शादी में उसकी इतनी राय तो होनी चाहिए कि गाने ही कम से कम उसकी पसंद के गा लिए जाए। अनस ने बड़ी शरारत से जोहा की दुखती रग पर हाथ रखा और हस्ब तवक्को वो हत्ते से उखड़ गई। पर्सनल अटैक मत करें आप, और मुझे क्यों तंग कर रहे हैं आप? जाके अपने भाई का गम बटाएं। गुस्से में हस्ब आदत उसके मुंह से उल्टा सीधा ही निकला था। लड़कों के मुख्तलिफ नू के कह के उभरे। चांद ने मुतासिफाना अंदाज में कहा, वाकई यार, जो उस पर बीतने वाली है उस पर होना तो यही चाहिए। इस वक्त मुईद को हमारे सहारे की बहुत जरूरत है। सबा उन सब से कह दो यहां से चले जाए। उन सब की शोखियां जोहा के जब्त का इम्तिहान ले रही थी। तुनक कर कहा तो अनस धौंस जमाने वाले अंदाज में बोला, हम तो रौनक मेला लगाने आए हैं। हाँ तो चांद, वो क्या गाना था? हाँ यार, वो भला सा गाना था ना वो। इमाद ने उसे आंख से इशारा किया और वो स्टार्ट हो गया। लड़की तुम्हारी कमारी रह जाती, ये मानो हमारा एहसान कि लड़के ने हाँ कर दी। ये क्या गाना हुआ? ये तो निरी ज्यादती है। आयजा ने एहतजाज किया, मगर उसकी आवाज पर लड़कों की बुलंद भारी आवाजें गालिब आ गई। हम कब मानने वाले थे, जाने कैसे मान गए। लड़की जादूगरनी है, जान गए पहचान गए। जोहा ने तकिया उठा के अनस को दे मारा था। एक लफ्ज भी मजीद कहा तो मैं ताया जान को बुलवा लूंगी। लो, उन्हीं का तो सारा चलाया हुआ चक्कर है। वो हंसा था। तो क्या गलत कह रही हैं? कहाँ तो हमारा लड़का बेचारा काम के बोझ का मारा सीधी सादी बल्कि आजाद जिंदगी गुजार रहा था। अब अचानक ही इस बहरे पेकरा में गरक होने को राजी हो गया। तो यकीनन तुम्हारे काले जादू ही की बदौलत है। इस कदर खुले इल्जाम पर जोहा का खून खौल उठा था, मगर मजबूरी कुछ बोलकर सब में अपना भरम गंवाने वाली बात थी। सो दांतों पर दांत जमा कर रह गई। उसी वक्त चची जान ने आकर जोहा की दोस्तों की आमद के साथ साथ चाय तैयार होने का मुजदा भी सुनाया तो सभी में खुलबली मच गई। अब आएगा मजा गर्मा गर्म मुकाबले का। चांद खुश हुआ तो वो जाते जाते गौराई, अगर किसी ने मेरी दोस्तों की तरफ झांका तो मैं उसका हशर कर दूंगी। अरे वाह, मैं तो चाय की बात कर रहा हूं। वो मसनूई हैरत से बोला तो जोहा वहां से पैर पटकती गई थी। किसी का भला दिमाग खराब है तो वो इसकी सहेलियों को छेड़ेगा। इससे बेहतर है कि बंदा भिड़ों को छेड़ ले। पीछे से इमाद को ने हाँक लगाई तो उसे मजीद गुस्सा आया, मगर इस झगड़े को फिर कभी पर टाल कर वो वापस नहीं पलटी थी। यार, कभी वो मिसरा सुना तो था कि खामोश लोग बला के खतीब होते हैं, मगर खामोश लोग इस कदर घुन्ने भी हुआ करते हैं, ये पहली मर्तबा अपनी आंखों से देख लिया। सबा उसके कमरे में दाखिल हुई तो बेहद महफूज हो रही थी। ये क्या नौफिल भाई की एक और खूबी खुली है तुम पर? जोहा ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई थी। अरे कहाँ, वो मासूम तो खुली किताब है। सबा इस जिक्र को समेटती धमाका करने वाले अंदाज में बोली, ये नई खूबी तो मुईद भाई में दरियाफ्त हुई है, तुम लोगों पर अभी खुले हैं। मैं उनके घुन्नेपन से बहुत पहले की वाकिफ हूँ। जोहा ने बेजारी से कहा था। ओफो, सुनो तो, बड़ी हैरत अंगेज बात है। अब क्या निकाह के रोज वो हाथी पर बैठ के आ रहे हैं या मेरी रुखसती करा के चांद पर ले जा रहे हैं? वो उकता कर बोली। इनसे भी ज्यादा हैरान कन बात है, अब बक भी धो,
पहले ही टेंशन के मारे सर दर्द कर रहा है मेरा। जोहा को फितरी तौर पर एक खुदबुद सी लगी थी। सबा ने ड्रामाई अंदाज में कहा, अभी सारी टेंशन हवा हो जाएगी जब मैं ये बताऊंगी कि मुईद भाई ने तुम्हारे निकाह के ड्रेस का कलर अपनी पसंद से बताया है। मरियम पुप्पो ने किसी न किसी तरह उनसे न सिर्फ उगलवा लिया है बल्कि आज उन्हें अपने साथ ले जाकर बाज़ाब्ता पसंद भी करवाएंगी। जोहा ने अपनी समातों पर शक महसूस करते हुए बेयकीनी से उसे देखा। किसने कहा यह सब? देखा? तुम्हें बेयकीन नहीं आ रहा ना? ये बात 100% मुईद भाई ने कही है। वो हंसी थी मगर जोहा बुरा मान गई। मुझे चोंचले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये बात तो तुम फुप्पो को बताना, मगर मैं अपने पसंद का कलर लूंगी। वो हटेलीपन सी बोली तो सबा ने उसे टोक दिया। हर बात में इतनी जिद अच्छी नहीं होती जोहा। जिद की क्या बात है? क्या मैंने एक बार भी उनकी ड्रेसिंग के लिए कोई मशवरा दिया है जो वो यूं जातियात में घिसे चले आ रहे हैं? अच्छा चलो उठो तो सही। पुप्पो से निपटकर तुम चाहे कोई सा भी कलर ले लेना। सबा उठ खड़ी हुई। वो तो मैं जरूर लूंगी। अब शौहर पसंद का नहीं मिल रहा तो उसका यह मतलब थोड़ी है कि मैं कलर भी अपनी पसंद का ना लूं। उसने इत्मीनान से कहा, जबकि सबा गड़बड़ाकर मुईद को देखने लगी जो पता नहीं कब दरवाजे में आन खड़ा हुआ था। तुम तो यहीं चिपक के रह गई हो। आनी गुस्सा हो रही हैं। वो शायद जोहा की गुलफिशानी सुनने से महरूम ही रहा था। बस हम लोग निकल ही रही थी, नगीन अपना पर्स लेने गई है। सबा ने कनखियों से जोहा की तरफ देखते हुए कहा। मुईद के साथ जाने का सुनकर जिसकी पेशानी पर बल पड़ गए थे। जल्दी करो, मुझे फिर अपने कुछ काम भी निपटाने हैं। वो बाउजरत कहता वापस हो गया था। काम निपटाने हैं तो जाकर पहले अपने जरूरी काम निपटाएं। जोहा उसकी नकल उतारते हुए नागवारी से बोली तो सबा ने उसके हाथ पर थप्पड़ रसीद करते हुए तादीबी अंदाज में कहा, फजूल बातें मत करो। और ये मुईद भाई से आखिरी सामना है तुम्हारा, फिर निकाह के रोज तक तो पर्दा शुरू हो जाएगा। जोहा सर झटक के रह गई। फुप्पो, मैं अपना ड्रेस और कलर अपनी पसंद से लूंगी। गाड़ी में बैठते ही वो स्टार्ट हो गई थी। मरियम पुप्पो फ्रंट सीट पर थी, पीछे वो तीनों बैठी थी। जिस तरह वो मुईद की मौजूदगी का ख्याल किए बगैर बोली थी, उस पर फुप्पो ने बाकायदा मुड़कर उसे घूरा था। मुझे मैरून कलर पसंद है। मुंह में मिनाई तो सबा और नगीन बमुश्किल हंसी रोक सकी। आजकल हर लड़की ये कलर पहन रही है, तुम कुछ हटकर पहनोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। उनका कतई अंदाज से लग रहा था कि वो अपने लाडले भांजे की फरमाइश जी जान से पूरी करके रहने वाली थी। जोहा अपनी जगह पहलू बदल के रह गई। पहले ही मौके पर इतनी बड़ी शिकस्त उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मगर मसला ये था कि जहां सबकी मरियम पुप्पो से बेतकल्लुफाना दोस्ती थी, वहीं वक्त आने पर वो उतनी ही सख्त और कतियत का मुजाहरा भी कर जाती थी। इसलिए मौतबाना दोस्ताना रवैया मलहूज खातिर रखना पड़ता था। मुझे मैरून कलर पसंद है पुप्पो, मगर मुईद को रस्ट कलर अच्छा लगता है। वो इत्मीनान से बोली तो वो चुप की चुप रह गई। नगीन का शरारती सा ठोका उसे हवास में लाया था। नाराजगी से बोली, तो ये पहन ले रस्ट कलर, मुझे नहीं पहनना। भाई अब तो तुम्हें यही कलर पहनना पड़ेगा। क्यों मुईद? उन्होंने मुस्कुराते हुए ड्राइविंग में मसरूफ मुईद से पूछा तो वो बशाशत भरे लहजे में बोला, बिल्कुल आनी, मेरा फेवरेट कलर है ये। और फिर दुल्हन पसंद की नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कलर भी मेरी पसंद का ना हो। मरियम पुप्पोस की शरारत समझकर खूब हंसी थी। सबा के होंठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। मुईद ने बहुत मौके पर बदला चुकाया था, जबकि जोहा नाराजगी के इजहार के तौर पर मुंह फुलाए बैठ गई थी। बहुत बुरी बात है मुईद भाई, ये तो अब आप हमारी लड़की को डरा रहे हैं। नगीन ने अपनी बेसाख्ता हंसी को मुस्कुराहट पे समेटते हुए कहा तो वो बोला, क्यों भाई, लड़कियां अल्लाह की मखलूक नहीं है क्या? उनको भी मुस्तकबिल के बहुत से वहम सताते होंगे। ओहो, यानी आप ऑलरेडी जोहा से खौफजदा हैं। हैरत अंगेज। नगीन ने उसकी बात से लुत्फ लिया था। क्रिमिनल से हर शरीफ शहरी डरता है, इसमें नया क्या है? उसने बहुत लतीफ पैराई में तंज किया तो सबकी हंसी पर सुलग कर जोहा ने तंदो तेज निगाह उस पर डालना चाही तो गैर इरादी तौर पर ही नजर बैक व्यू मिरर में मुईद की मुस्कुराती निगाहों से मिल गई। एक कड़वाहट का एहसास बहुत सरत से जोहा को लपेट में ले गया। उसने फौरन नजरों का जाविया बदल लिया था। मगर तुम्हें ऐसे वहम पालने की जरूरत नहीं। देखो तो, तुम्हारी इतनी तकरीब काराना गुफ्तगू के जवाब में बेचारी एक लफ्ज भी नहीं बोली। फुप्पो मुस्कुरा कर कह रही थी। जोहा पहलू बदल कर रह गई। अब ये बेचारी जहर लगता था अपने लिए उसे ये लफ्ज। मरियम फुप्पो एक कलर पसंद कराने के लिए मुईद को साथ लाई थी, मगर पता नहीं कौन कौन सी चीजों के लिए उसे लिए फिरी और जोहा की बजाय हर शय पर उसकी पसंद का ठप्पा लगवाया।
زوہا نے ہر اس شے کو ذہن میں محفوظ کیا جو اس کے لیے معید کی ذاتی پسند کی روشنی میں خریدی گئی تھی، اور یہ سب چیزیں مجھے کبھی بھی استعمال میں نہیں لانی ہیں۔ وہ بہت قطعیت سے سوچ چکا تھا۔ آنی اب بس پلیز۔ کلر میں اپنی چوائس بتانے تک معید بھی بکھلا چکا تھا۔ ان کے پرزور اصرار کا احترام کرتے ہوئے ساتھ آ تو گیا تھا، مگر خواتین کی شاپنگ اتنی درد سر ہوگی یہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اوفو، اب رہ کیا گیا ہے پیچھے؟ جہاں کلر پسند کر لیا وہیں ڈریس بھی بتا دو، کون سے اسٹائل نے؟ پھپھو کی فراغ دلانہ آفر نے زوہا کا دل اتنا جلایا کہ وہ گاڑی میں ہی میں بیٹھی رہی، یعنی کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی جس کو جوڑا پہننا تھا۔ معید اپنے انکار پر ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان رہا تو انہیں زوہا کا خیال آ ہی گیا۔ پھر تم ہی آ جاؤ زوہا، رہنے دیں، میرے وہاں کیا ضرورت ہے؟ کلر انہوں نے بتا دیا ہے، جوڑا اپنی پسند کا لے آئیں۔ وہ جو ان کے طرز عمل سے پہلے ہی سلگ رہی تھی چٹک کر بولی تو انہوں نے اطمینان سے کہا، اچھی بات ہے، ویسے بھی اب تمہیں پردے میں بیٹھنا چاہیے، یوں ہی ساتھ لے آئے۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ صبا اور نگین کی ہنسی کے ساتھ اس نے معید کی مسکراہٹ بھی اچھی طرح دیکھ لی تھی، مگر اس نے زیادہ دیر معید کو اپنی شرمندگی سے محفوظ ہونے کا موقع نہیں دیا۔ ان لوگوں کے دور جاتے ہی وہ سخت لہجے میں بولی، تو یہ عقل مندانہ حل سوچا ہے آپ نے اس مسئلے کا؟ کون سا مسئلہ؟ وہ یقیناً ناسمجھی کی اداکاری کر رہا تھا۔ زوہا کو غصہ آیا، جسے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ بنائے بیٹھی تھی۔ فریق ثانی اسے ذرا برابر اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا۔ اگر میں سوچوں تو میری زندگی میں آپ سے بڑا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، وہ تب کر بولی تو معید بے ساختہ اس کی طرف گھوم گیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں تمسخر تھا۔ تو تم نے مجھے اپنا مسئلہ کیوں بنا رکھا ہے؟ وہ لہجہ بھر کو اس کی نگاہ و انداز اور اپنے لفظوں کی پکڑ کر کنفیوز ہوئی تھی، پھر غصے سے بولی، آپ بات کو گھمائیں مت۔ میں بات کو نہیں گھما رہا، بلکہ یہ چکر قسمت کی طرف سے ہے۔ اب تو تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میں نے ابھی بھی تمہاری مدد کرنے کی خاطر کس حد تک کوشش کی ہے، مگر اب قسمت میں یہی لکھا ہے تو… وہ آرام سے کہہ رہا تھا، قسمت کو الزام مت دے، میں جانتی ہوں آپ کس حد تک میری مدد کر سکتے ہیں۔ اس کی بات کاٹ کر وہ تلخی سے بولی تھی، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا، بڑوں کی اس حد تک نافرمانی میری سرشت میں شامل نہیں۔ اس کا لب و لہجہ بہت متوازن تھا۔ مجھے اس کانٹریکٹ کا حل چاہیے۔ زوہا اپنی برداشت کی آخری حد پر تھی، ہٹیلے پن سے بولی۔ چند ثانیوں تک وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر سابقہ انداز میں بولا، بالفرض ہم دونوں کے مابین یہ کانٹریکٹ طے پا جاتا ہے، تب بھی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ عمر کاظمی تمہیں اپنا لے گا؟ زوہا کے دل کو جیسے کسی نے یکلخ ہی شکنجے میں کس دیا ہو۔ یہ شخص ہر وقت اس کے اندر جھانکتا رہتا تھا، اسے مات دینے کی کوشش کرتا، اپنے سامنے گڑ گڑاتا دیکھنے کا متنمی ہے۔ اس کا جی چاہا کہ کوئی ایسا منتر پڑھے کہ یہ شخص گاڑی سے تو کیا اس کی زندگی سے بھی غائب ہو جائے، مگر وائے حسرت، ہر سوچ حقیقت کا لبادہ پہننے سے مجبور ہوتی ہے۔ وہ قول نبھانوں والیوں میں سے ہے، اور یوں بھی یہ ہم دونوں کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ آپ اس کی فکر مت کریں، آپ کو صرف ایک کانٹریکٹ سائن کرنا ہے جس کا متن میری مرضی کا ہوگا۔ اپنے لب و لہجے کی لرزش پر وہ بمشکل قابو پا سکی تھی۔ میں صرف تمہارے مستقبل کی طرف سے تسلی چاہتا ہوں، یہ نہ ہو کہ کل کو عمر کاظمی اس علیحدگی کو یا نکاح کو وجہ بنا کر مسئلہ کھڑا کر دے۔ وہ بے تاثر انداز میں کہہ رہا تھا۔ زوہا چڑھ گئی۔ کہہ رہی ہوں کہ ہر بات اس کے علم میں ہے، میرا کانٹیکٹ ہے اس سے۔ اوکے۔ وہ گہری سانس بھرتا سیدھا ہو بیٹھا، پھر احسان سے بولا، کل کو جب میں کسی کی خاطر تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کرتا تو شاید بہت گلٹی فیل کرتا۔ اس رشتے میں بہرحال بہت سے رشتے انوالو ہیں، مگر اب جب کہ یہ مطالبہ سراسر تمہارا ہے اور تمہیں اس پر کوئی افسوس بھی نہیں، تو میں آرام سے تمہارا مطالبہ پورا کر سکتا ہوں۔ زوہا کا جی چاہا کاش اس وقت اس کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہوتا تو وہ معید حسن کا یہ اعتراف، یہ بحروب سب کے سامنے لا سکتے۔ بہت خوب، تو میرے اس مطالبے کے پابند نہ ہوتے ہوئے بھی آپ مجھے چھوڑ دیتے، وہ بے اختیار ہی تلخی آمیز انداز میں کہہ گئی۔ ونڈ اسکرین کے پار دیکھتا معید سنجیدگی سے بولا، میں نے زندگی میں فقط ایک ہی لڑکی سے شادی کا سوچا تھا، وہی جس کی تصویر آپ کے لاکر میں ہے۔ زوہا نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹی تو وہ چند ثانیوں کو چپ رہ گیا۔ تو پھر میری زندگی برباد کرنے سے بہتر تھا کہ آپ اسی سے شادی کر لیتے۔ اس سارے ناٹک کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا بدلہ لے رہے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ چٹک کر رہ گئی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ وہ بہت کرائسس میں گری ہے۔ بڑی مامی کہیں بھی میری شادی کرتی میں انکار نہیں کرتا، شاید کہیں اور شادی کی صورت میں زیادہ خرابی پیدا ہوتی،
مگر تمہاری تو اپنی ہی مجبوری ہے. میری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے جس کی بنا پر میں ایسا گندا کھیل کھیلتی. وہ چیخی تھی. مگر معید کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا. تم شاید بھول رہی ہو. عمر کے انتظار کے لیے تم 4-5 سال بیٹھنے کو تیار تھے جبکہ گھر والے تمہیں 1 سال بھی نہ بٹھاتے. سو مجھ سے شادی پر حامی بھرنا تمہاری مجبوری تھی. اب ہر کسی کے ساتھ تم یہ کانٹریکٹ بازی تو نہیں کر سکتی تھی. چند لمحوں کے لیے وہ جیسی اپنی قوت گویائی کھو بیٹھی تھی. کیا تھا یہ شخص؟ اس قدر شاطر، بنا چال چلے ہی مات اس کا مقدر بنا رہا تھا. ہو سکتا ہے جب تک عمر کا انتظار کرو تب تک میرے لیے بھی حالات سازگار ہو جائے. سو فائدہ تو دونوں ہی کا ہے. ایک دوسرے کو الزام دینے سے کیا حاصل؟ میں اس کانٹریکٹ کے لیے تیار ہوں. اس کا لب و لہجہ بہت متوازن تھا. زوہا کے دل میں یک خالی پن سا بھرنے لگا. اس نے خود کو صفر ہوتے محسوس کیا تھا، اور اس کیفیت کی تکلیف صرف وہی شخص جان سکتا ہے جس نے زندگی میں اپنی ذات کو آخری حد تک نفی ہوتا محسوس کیا ہو. وہ جو اسے تکلیف دینے کا سوچ رہی تھی خود تکلیف کا شکار ہونے لگی. کچھ بھی ہو، خون کا رشتہ تو تھا نہ اس کے ساتھ، لیکن وہ تو کسی بھی بات کا لحاظ نہیں کر رہا تھا. بہت سے الفاظ سر پٹکتے رہ گئے مگر وہ جیسے قوت گویائی ہی کھو بیٹھی تھی. اس کا درد حد سے سوا تھا. یعنی وہ اس کے نزدیک اس قدر ارزاں تھی کہ وہ آسانی سے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا تھا، کسی بھی احساس یا رشتے کا پاس رکھے بنا. اور کچھ بھی ہو، مگر زوہا کو معید حسن کے اس روپ نے ذرا بھر بھی خوشی نہیں دی تھی. ویسے تو شاید لڑکوں کا گروپ اس پورے فنکشن پر اپنا ہی قبضہ جمائے رکھتا اگر لڑکیوں کو زوہا کی دوستوں کا ساتھ نہ مل جاتا. خصوصاً سعدیہ اور بنش نے لائبہ اور آئزہ کا خاصا ساتھ دیا تھا، جبکہ رائمہ کا جوش صرف تالیاں پیٹنے کی حد تک ہی تھا. آج ڈھولک کا آخری دن تھا اور اگلے روز مایو مہندی کی رسم رکھی گئی تھی. پہلے چائے پی لی جائے تاکہ سب میں انتقامی جوش و جذبہ سرگرم ہو جائے. اماد نے دوستانہ آفر کی تھی. صالح بیگم بھی ادینہ اور زرینہ بیگم کے ساتھ آج موجود تھی اور ان سب کی شوخیوں سے محفوظ ہو رہی تھی. میر ہاؤس کی رونقیں انہیں بہت بھاتی تھی. وہیں نوفل کی موجودگی اور اس کے موڈ میں خوشگوار سی تبدیلی نے صبا کو بھی مطمئن کر رکھا تھا، بلکہ ایک بے نام سی سرکشی اور سکون دل کو گھیرے ہوئے تھا جس کا ماخذ جانتے ہوئے وہ اس احساس کو بے وجہ مصروفیت میں کھو کر پس پشت ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی. بھئی آج اگر تم لوگوں نے انہیں ٹھیک سے گانے نہیں دیا تو میں تم لوگوں کی ٹھکائی کر دوں گی. مریم پھپھو نے لڑکیوں کا ساتھ دیتے ہوئے پہلے ہی سے لڑکوں کو وارننگ دے دی تھی. حالانکہ مار تو انہیں پڑنی چاہیے. اپنے ایمان سے بتائیں ایک بار بھی ٹھیک سے گایا ہے انہوں نے؟ انس نے ہنس کر کہا تو اماد دو بدو بولا، بلکہ اگر ہم شور شرابہ کر کے ان کا پردہ نہ رکھیں تو محکمہ انسداد ماحولیات والے انہیں گرفتار کر کے لے جائیں. بہت بری بات ہے اماد. انہوں نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اماد کو ڈپٹا تھا. ہاں جی، سچی بات کس کو اچھی لگ سکتی ہے؟ چاند نے بڑا مدبرانہ انداز اپنایا تھا. ابھی جب مقابلہ ہوگا تو ان سب کی بولتی بند ہو جائے گی. لائبہ نے کھا جانے والی نظروں سے چاند کو گھورا تو وہ بڑے اسٹائل سے مسکرا دیا. بدتمیز. وہ بے اختیار ہی نگاہ پھیر گئی تھی. سب سے پہلے اس کی بتیسی اندر کرنا. آئزہ نے سرخوشی سے کہا تو وہ گڑبڑا کر بولی، میں کیوں؟ تمہیں دیکھ کے زیادہ خوش ہوتا ہے نا اس لیے. وہ مزے سے بولی تو سب کے بیچ لائبہ اسے گھور کر رہ گئی. نعمان جا کر اپنے کمرے میں مقید معید کو گھسیٹ لایا تھا. مقدمہ جاری ہے اور مجرم عدالت سے غائب، مگر کسی کو خبر ہی نہیں. تبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے سب. زوہا کی تو لاٹری لگ گئی ہے، سعدیہ نے کمنٹ دیا تھا. آئزہ فوراً متوجہ ہوئی. میں بھی یہی کہتی ہوں کہ سب سے نالائق لڑکی کو خاندان کی کریم مل رہی ہے. شرم کرو اور نظر مت لگانا میرے بھائی کو. صبا نے انہیں آنکھیں دکھائی. انہیں تو نظر لگ چکی، نظر جس کی لگنا تھی. آئزہ نے ایک آہ بھر کے معید کی طرف دیکھا. سیاہ ٹراؤزر اور ایش گرے ٹی شرٹ میں ملبوس وہ رف سے ہولیے میں قدرے جھیپا ہوا مگر بے حد اچھا لگ رہا تھا. میرا یہاں کیا کام ہے یار؟ وہ خالصتاً زنانہ محفل سے کترایا تھا. لو جی، تمہاری وجہ ہی سے تو یہ کام ہو رہا ہے. اماد نے اسے یاد دلایا. چلو بھائی، کس کو شوق تھا مقابلے کا؟ آ جاؤ میدان میں. چاند نے بآواز بلند لڑکیوں کو لڑکارا تھا. جی تو چاہ رہا ہے کہ تمہیں بنفس نفیس آگے کر دوں، مگر لڑکا ذرا بے باک ہے اس لیے. آئزہ نے شرارت بھری سرگوشی کی.
मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही लाइबा का थप्पड़ उसके शाने की खबर ले चुका था। इमाद ने ढोलक बड़ी शराफत से उनके हवाले कर दी तो लाइबा ने मशकूक नजरों से उसे देखा। आप लोग क्यों नहीं बजा रहे? हम भी बजाएंगे, मगर ढोलक नहीं बल्कि तुम लोगों का बैंड। चांद ने जो मायने अंदाज में कहा तो वो जज्बज हो गई। इन दिनों घर में चलती मुशावरत से वो भी बाखबर थी जो इसके और चांद के रिश्ते को लेकर हो रही थी। पहले एक बैंड बाजे से तो फारिग हो लेने दो। ताई जान हंसी थी। हाँ, वो दिन आए। लाइबा उसे मुंह चढ़ाकर ढोलक बजाने लगी। बन्नो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली, बन्नो मैं ढूंढता चला आया। ओए, ये तो हम गाने वाले थे, हमारा गाना है ये। अबरार ने शोर मचाया। आप अबरार भाई ही रहे, अबरारुल हक बनने की कोशिश मत करें। आयशा भुनाई थी, मगर यहाँ कौन सुनने को बैठा था। एक हफ्ते से उनके गाने सुन सुनकर उन्होंने अच्छी खासी पैरोडीज तैयार कर ली थी। बन्नो तेरे अब्बा की टूटी हवेली, बन्नो मैं ईंटें ढोता चला आया, बन्नो तेरी बहनों की लंबी जुबानें, बन्नो मैं कैंची लेता आया। लाइबा की सारी तवज्जो ढोलक की थाप बदलनी पड़ती। सबा का झांपड़ उसे गड़बड़ा गया। हमें रकेद रहे हैं ये लोग, सादिया ने हंस रोकते हुए कहा। अब हमारी बारी है इमाद भाई। आयजा से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हाँ हाँ, गोल्ड मेडल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने जल्दी पे तेल छिड़का। आयजा ने नजरों ही नजरों में लड़कों को इशारा किया। कल हम दुल्हा के गए शावा, वहां पर भालू देखे शावा। हमने दुल्हा से पूछा शावा, ये कौन है तेरे शावा? शर्मा के बोले, घबरा के बोले, ये भालू नहीं, ये भाई है मेरे, दुल्हा के भाई भालू हैं। जरा जोर से बोलो, भालू हैं। अब लड़कों की शक्लें देखने लायक थी। सब हंस रहे थे। इतनी अच्छी शक्लें हैं हमारी, लेके भालू बना दिया यार। इमाद ने चेहरे पर हाथ फेरते हुए सदमे से कहा था। ये कहें कि आईना दिखा दिया, नगीन ने कहा। इस हमले का जवाब बहुत जरूरी है गैंग। अनस ने नगीन को घूरा था। चांद, वही गाना गाओ ना जो रात को मुईद के कमरे में सुना रहे थे। नौमान उठकर उसके पास आ बैठा, जबकि नौफल वहीं सोफे पर मुईद के साथ बैठा उन लोगों की एक दूसरे की दुर्गत बनाते देखकर मुस्कुरा रहा था। हाँ यार, इतनी जबरदस्त चीज मिस कर रहे हो। इमाद का जोश बेदार होने लगा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है दुल्हन वाला वही तो बदनाम है। दुल्हन की बहनें पतली, दुल्हन का बुरा हाल है। खेत में भिजवा दो, सुंडी का क्या काम है? हंसी मिजाह कह के फिजा अपने उरूज पर थी। कितनी ही देर वो लोग यूं ही लड़कियों को जिच करते रहे थे, मगर एक भी तरीके का गाना ना खुद गाया और ना ही उन्हें गाने दिया। नौफिल अपने घर वालों को ड्रॉप करने चलेगा, जबकि अनस वहीं लंबा लपेट गया। बहुत कड़ा मुकाबला था, थक गया हूं। उसकी एक्टिंग पर सबको हंसी आई। जोहा के दोस्तों की ड्रॉप करने की जिम्मेदारी इमाद के सर आई, जिसे उसने बखुशी कबूल कर लिया। मैं भी चलूंगी साथ। राइमा को मुतजब्जिब देखकर सबा ने तसल्ली दी थी। ये क्या बदतमीजी है यार, अच्छा भला लॉन्ग ड्राइव का मौका मिल रहा था। इमाद ने मसनूई खफगी से कहा तो उसने मुतासिफाना अंदाज में कहा। शर्म करें इमाद भाई, बहनों को छोड़ने जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा? बहनों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जा सकते क्या? वो फौरन मुकर गया था। सबा मुस्कुरा दी थी। लगता है फप्पो से बात करना ही पड़ेगी, बस धमकियां ही देती रहना। वो उसे घूरता हुआ बाहर निकल गया। जोई को बताना हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। सबा ने आवाज लगाई तो इमाद उसकी होशियारी पर हंसा। यानी जोहा का दिल चलाने के लिए मेरी जेब का सफाया। नौफिल वापस लौटा तो चाय का नया दौर चल रहा था। ये ले नौफिल भाई, रत जग्गे के लिए। आयजा ने मुस्कुराते हुए चाय का मग उसकी तरफ बढ़ाया। आपकी बेगम तो आइसक्रीम खाने जा चुकी हैं, आप चाय से ही काम चलाएं। नगीन ने कहा तो वो चौंक गया। उससे फौरन ही अंदाजा हो गया कि सबा के अलावा वहां इमाद की कमी थी। उसने जलता मग होंठों से लगा लिया तो दिल की जलन जैसे कई गुना बढ़ गई। चांद गिटार की तारों को छिड़ता मुद्दम सुरों में गुनगुनाने लगा। साथ जब से तुम्हारा नहीं है, चांद के पास तारा नहीं है। इश्क करना तो ये सोच लेना, इस नदी का किनारा नहीं है। उड़ गई नींद आंखों से कहकर, ये इलाका हमारा नहीं है। देख रखी है मैंने ये दुनिया, प्यार से कुछ भी प्यारा नहीं है। फौरन पता लगाओ कि ये कौन सी तारा है जो चांद के पास नहीं है। नगीन ने मुस्कुराहट दबाते हुए लाइबा के पहलू में कोहनी चुभोई
تو وہ جو ابھی تک اس کی آواز کے ٹرانس میں تھی سٹ پٹا گئی. یہ اب کسی کام کی نہیں رہی. آئزہ ہنسی تھی. لائبہ ان دونوں کو گھور کر رہ گئی. وہ عماد کے ساتھ ہنستی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی. بس آج یہ طے ہو گیا صبا میر, تم میرا دل توڑنے میں ماہر ہو چکی ہو. ذرا سا ساتھ دو تو میرا بیڑا پار لگ سکتا ہے, مگر نہیں, عماد کہہ رہا تھا. باتوں میں مصروف نوفل کی سماعتیں بے ساختہ ہی ان کی طرف ہو گئی. بھئی میں تو چائے نہیں پیوں گی, ابھی زبان پر آئس کریم کا ذائقہ تازہ ہے, وہ عائزہ سے کہہ رہی تھی. پھر آ کر نوفل کے ساتھ ہی صوفے سے ٹیک لگا کر کارپیٹ پر بیٹھ گئی. بڑے تو سونے کے لیے جا چکے تھے, بس یہ لوگ ہی گپے لگانے بیٹھ رہے تھے. کبھی زوہا بھی آ جائے تو مزہ آ جائے, نگین نے کہا تو صبا نے فوراً اسے ٹوک دیا. اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں, اس لیے تو میں نے بھی فورس نہیں کیا. اگر معید بلاتا تو ضرور آتی. تم ہم بھلا کس کھاتے میں ہیں؟ انس نے اونچی آواز میں کہا. اچھا ہے, آدمی کو اپنی اوقات پتہ لگنی چاہیے. جواباً معید نے اطمینان سے کہا تو عماد نے فوراً لقمہ دیا. دیکھا, شادی ہوئی نہیں اور بندہ پہلے ہاتھوں سے نکل گیا. اسی لیے تو آپ کی نہیں ہونے دے رہی, کوئی تو قابو میں رہے, لائبہ نے اسے چھیڑا تھا. ویسے یار غور کرو تو یہ عورتیں بڑی ڈپلومیٹک ہوتی ہیں. بھائی بیوی کے قابو میں نہ جائے مگر شوہر ضرور ان کے قابو میں آ جائے. چکرا کے رکھ دیا ہے انہوں نے شادی شدہ بندوں کو, نعمان نے انکشاف کیا تھا. افسوس کہ بھابھی اس وقت سونے جا چکی ہیں, ورنہ ضرور داد دیتی تمہارے اس تاریخی جملے کی. انس نے کہا. تو کیا جھوٹ ہے اس میں؟ اپنی بیگم سے پوچھو یا پھر صبا سے. نعمان اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا. ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا. نگین نے مسکرا کر مختصراً جواب دیا تھا. اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اٹس نیچرل. البتہ جواب میں ساری ذمہ داری مرد پر آ جاتی ہے کہ اب وہ کیسے بیوی اور ماں بہن میں توازن برقرار رکھتا ہے. صبا نے کہا. دیکھا, پھر ڈپلومیٹک جواب. عماد مسکرانے لگا. اس میں کیا ڈپلومیسی تھی؟ کیا مرد میں اتنے گرج بھی نہیں ہوتے کہ وہ دو رشتوں کے درمیان توازن رکھ سکے؟ عورتیں بھی تو اتنے سارے رشتوں کو نبھاتی ہیں, ساتھ لے کر چلتی ہیں. صبا بحث کرنے والے انداز میں بولی تو انس نے کہا. یہ سوال تو تمہیں معید سے کرنا چاہیے. اس کا تو روزانہ ہی نئے نئے مرد عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے. اسے پتا ہوگا کہ مرد ڈپلومیٹک ہوتا ہے یا عورت. معید ان کی طرف متوجہ نہیں تھا. چونک اٹھا. کیا کہا؟ یہ شاید ٹیلی پیتھی کے ذریعے زوہا سے رابطے میں ہے. نعمان نے معنی خیز انداز میں کہا تو معید خجل سا ہو گیا. اسے پتا تھا کہ اس سب کے بیچ اس کی درگت بڑھنے والی ہے, ورنہ اس سے پہلے تو اس نے کبھی انہیں پٹھے پر ہاتھ بھی نہیں دھرنے دیا تھا. عائزہ آ کر صبا کے ساتھ بیٹھی تو جگہ کم ہونے کی وجہ سے اسے مجبوراً نوفل کی طرف کھسکنا پڑا, جو چائے کا مگ رکھ کر سیدھا ہو رہا تھا. پیچھے ہٹتے ہی اس دلربا سے سراپے کو خود سے بے حد قریب پایا تو لہجہ بھر کو ٹھٹک سا گیا. خود صبا بھی اس خیر ارادی قربت پر خجل سے تھی, مگر حالانکہ سامنے ہی نگین اور انس بھی بیٹھے تھے. انہیں کوئی نوٹس نہیں کر رہا تھا تو انہیں کون کرتا, مگر ساری بات دل کی ہوا کرتی ہے. یہ دل ہی وہ نہیں تھے جو ایک ہی تال پر دھڑکتے. صبا کو اپنے بایاں پہلو جلتا محسوس ہو رہا تھا. نوفل کا شانہ اس کے بازو سے مسلسل ٹچ کر رہا تھا. اس نے اپنی پوری توجہ ابرار اور چاند کے ڈویٹ گانے پر لگا دی, مگر پرفیوم کی دل فریب اور وحشی خوشبو اس کے ارتکاز کو منتشر کر رہی تھی. یہ ساتھ بیٹھا اس سے لاپرواہ اور سنگ دل شخص. شاید یہ ماحول کا اثر تھا کہ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئے جا رہی تھیں. اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ساتھ بیٹھا یہ شخص اپنی تمام تر بے اعتنائی اور سنگ دلی کے باوجود اس سے بے حد عزیز ہو چکا تھا, جس کے بے ایمان وجود میں اسے صرف دو نیچے نگاہیں ہی دکھائی دیتی تھیں. چلو اب سب اپنی اپنی پسند سے سناؤ کچھ. نعمان نے سب کو آفر کی. میں تو کھری کھری سناؤں گا, اور وہ بھی سب شادی شدگان کو, جنہیں اس بیچارے کنوارے کی رتی بھر بھی فکر نہیں. عماد نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بڑے منتقمانہ انداز میں کہا تو صبا نے بے ساختہ جواب دیا. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ, کوئی شجر بچے گا تب نہ. وہ تل ملا رہا تھا اور سب کی ہنسی. پھر بیت بازی شروع ہوئی تو یہ محفل دیر تک چلی. خصوصاً نعمان, عماد, چاند اور ابرار کے ساتھ ساتھ عائزہ نے خوب مقابلہ کیا, جبکہ باقی سب ایک آدھ شیر پتھر کی طرح لڑکا رہے تھے. گفتگو میں حیا کے تالے ہیں اور لب پہ ادا کا پہرا ہے. گفتگو میں حیا کے تالے ہیں اور لب پہ ادا کا پہرا ہے. لڑکیوں کو سمجھ نہ پاؤ گے, یہ سمندر بہت ہی گہرا ہے.
लाइबा ने अपनी बारी आने पर चांद की तमाम शरारतों का हिसाब एक ही बार में चुकता कर दिया था। वो सर पर हाथ फेर कर रह गया। चलो सबा, कोई अच्छा सा शेर हो जाए। नौमान ने फरमाइश की तो वो मुस्कुरा दी। ये मत पूछो कि क्या बचता है क्या क्या टूट जाता है। ये मत पूछो कि क्या बचता है क्या क्या टूट जाता है। किसी पर से किसी का जब भरोसा टूट जाता है। मेरे महबूब दुश्मन को मेरा पैगाम दे देना, जरा सी चोट से ये दिल का शीशा टूट जाता है। बड़ा दर्देला शेर है, सभी हजम नहीं हुआ। 2 गोली कारमीना, मशवरा मुफ्त था। नौफिल से सुनो यार, शोहरों को कभी कभी तो मौका मिलता है जुबान खोलने का, अबरार ने कहा। वो इस सेंस से अपनी लाताल्लुकी जाहिर कर देता अगर नगीन वहां मौजूद ना होती। उसे शायरी से नौफिल का शगुफ भी अच्छी तरह पता था। हल्के से मुस्कुराकर वो ठहरे हुए अंदाज में गोया हुआ। हम बुरे हैं अगर तू बुरे ही भला, हम बुरे हैं अगर तो बुरे ही भला, अच्छा बनने का कोई इरादा नहीं। साथ लिखा है तो साथ निभ जाएगा, अब निभाने का कोई भी वादा नहीं। सबा का दिल जैसे एक बार फिर रुककर फिर से धड़का था। मधम मधम, आहिस्ता आहिस्ता। बहुत ज्यादा है ये नौफिल, इतनी साफ गोई, नौमान ने मुतासिफाना अंदाज में कहा तो वो खफीफ सा हो गया। ये अपनी गायबाना महबूबा के लिए कह रहे थे नौमान भाई, डोंट वरी। सबा ने जाने किसका भरम रखना चाहा था। मुस्कुरा कर बोली तो नौफिल ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, शेर तो शेर है, चाहे किसी के दिल को लगे या दिमाग को। मुझे जाने दो अब यार, मुईद ने अपनी तरफ से बहुत आहिस्तगी के साथ अबरार से कहा, मगर उसे पता नहीं था कि वो सभी उसे फांसने के मूड में हैं। ये देखो भाई लोग, अभी से दगाबाजियां शुरू हो गई हैं। इससे पूछो अब कौन सा केस स्टडी करना है जाकर। जोहा मीर बनाम मुईद हसन, इमाद ने आवाज लगाई थी। बकवास मत करो, वो हंस दिया था। ओहो गिन लो अब, यही दान देखने और गिनने की हसरत थी कभी। या तो ये जोहा से शादी की खुशी है या फिर सदमा, तीसरी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अबरार ने बहुत यकीन के साथ कहा तो मुईद ने लब भींचते हुए उसे हल्का सा घूर कर देखा था। शादी से पहले सभी ऐसे ही भाव खाते हैं, नौमान ने इंकशाफ किया था, और फिर बाद में सब हमारी सबा की तरह हो जाते हैं, बेवफा। इमाद ने सबा को कुछ याद दिलाने की कोशिश की तो वो उसे आंखें दिखाने लगी। ये मुईद भाई का ही हौसला है जो ये आपके काबू में बल्कि आपके निकाह में है मोहतरमा, लाइबा ने हंसते हुए नौफिल को बताया था। वो सब आपस में मजाक में मगन थे और इधर नौफिल अहमद का दिल फिर से धड़ाधड़ जलने लगा था। एक बार फिर से रंगो नूर से भरी रात मीर हाउस का मुकद्दर बनी थी। तमाम इंतजामात बेहतरीन थे, फिर भी अनस को बाद बाद में मुईद की कमी महसूस हो रही थी। क्या यार, दुल्हा बन के क्या इंसान किसी की जरा सी मदद भी नहीं कर सकता। वो चिढ़कर रह गया था। ताया जान का सख्ती से ऑर्डर था कि मुईद से एक तिनका भी दोहरा ना कराया जाए, कम से कम निकाह हो जाने तक। और इधर मीर हाउस में एक हंगामा सा मचा हुआ था। क्या मुसीबत है यार, अगर घर में एक आध बाथरूम और बना दिया जाता तो क्या कयामत तो नहीं टूट पड़ती। हर कमरे के साथ अटैच बाथ होने के बावजूद जब लाइबा को कोई भी बाथरूम खाली नहीं मिला तो उसे मीर हाउस की गलत कंस्ट्रक्शन का शिद्दत से एहसास हुआ था। तो घर से नहा के आती ना, आयजा ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया तो वो दांत पीस कर बोली, 1 हफ्ता पहले आ रही हूं और नहा के आती, तुम्हारी तरह साल के साल नहाने की आदत नहीं है मुझे। आयजा ने अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट दबाने के लिए पलटकर फिर से बाथरूम का बंद दरवाजा खटखटाने लगी, जहां से हमरा की आमद के कोई आसार फिलहाल तो पैदा नहीं हो रहे थे। जो भी कहो, यहाँ तो बारी मेरी है, लाइन में लगना पड़ेगा। उसने पलट कर कहा तो लाइबा ने उसे बददुआएं देना शुरू कर दी। खुदा करे तुम नहाने घुसो तो टंकी से पानी खत्म हो जाए, गीजर ऑफ हो जाए, लाइट चली जाए। शाबाश है भाई, ये क्या नसर निगारी हो रही है, बल्कि आज तो तरन्नुम से गाने का दिन है। सब सर पर तौलिए लपेटे रफ से होलिये में मगर बहुत फ्रेश सी अंदर दाखिल हुई। आज अगर मुझे कोई बाथरूम खाली नहीं मिला तो मैं शादी में शरीक नहीं होंगी, ये बात लिख के रख लो तुम। लाइबा सख्त जज्बाती हो रही थी। दीगर कजन्स तैयार होकर बाहर लॉन में मौजूद थी और ये बात उससे कतई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ओफो, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे कमरे में जाकर वॉशरूम इस्तेमाल कर सकती हो। सबा ने उसकी जज्बाती तकरीर पर हंसी रोकते हुए कहा तो सर पर से तौलिया उतार कर नरमी से सहलाते हुए बाल खुश करने लगी। और नौफिल भाई? वो मुतजब्जिब हुई तो सबा ने इत्मीनान दिलाया।
وہ تو کب کے شاور لے کر فارغ ہو چکے، اب انہوں نے صرف چینج کرنا ہے۔ لائبہ تو جیسے پروانہ آزادی پا کر سر پٹ بھاگی تو دوسرے پورشن کا کوریڈور موڑتے ہی کسی سے اتنی زبردست ٹکر ہوئی کہ اسے حقیقتاً دن میں تارے تو کیا چاند بھی دکھائی دے گیا۔ اگر جو دیکھ بھال کر چل لیا کرو تو اتنے فلمی ٹکراؤ نہ ہوا کرے۔ اس کی مسکراتی ہوئی آواز کانوں میں پڑی تو نیچے گری لائبہ کے حواس قدرے ٹھکانے پر آئے تھے۔ تم بھی اگر بدمست ہاتھی کی طرح دندناتے ہوئے نہ پھرو تو ایسے حادثات نہ ہو۔ وہ اسے کھائے جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یعنی کہ کمال ہو گیا، وہ فلمی ہیروئن کی طرح اس سے ٹکرا کر گری ہوئی تھی، مگر اس نے ایک منٹ کو بھی ہیرو بن کر اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ جلتی پر ٹیل ڈالنے کی سی حرکت کر رہا تھا۔ چاند نے دلچسپی سے اس کا برہم سا روپ دیکھا تھا۔ اب اٹھ جاؤ گی یا پھر کرین منگواؤں؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ لائبہ تن تنا کر اٹھی تھی۔ کرین منگوانا اپنی کسی ہوتی سوتی کے لیے، اور خبردار جو آئندہ کبھی مجھ سے ٹکرانے کی جرت کی ہو تو۔ ارے واہ! وہ حیران ہوا تھا، پھر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، ایک سے ایک خوبصورت لڑکی آئی ہوئی ہے باہر، میرا کیا دماغ خراب ہے جو ماسیوں سے الجھتا ٹکراتا پھروں؟ کیا میں تمہیں ماسی دکھائی دے رہی ہوں؟ لائبہ کا دماغ جیسے ابلنے کو تھا، غرا کر بولی تو وہ متاثر ہوئے بغیر بولا، سوری، شاید میں کچھ غلط کہہ گیا، آج تو باجی پیاری بھی بہت لگ رہی ہیں تمہارے مقابلے میں۔ لائبہ کے تو سر پر لگی ترموں پر جا بوجھی، تو پھر جا کے دیکھو اپنی پیاری کو، میرا دماغ کیوں کھا رہے ہو؟ وہ پاؤں پٹکتی آگے بڑھی تو اس نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ لائبہ نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، جس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تو تھی، مگر اس میں شرارت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کی نظروں کے ارتکاز سے نروس ہوتے ہوئے منمنائی تھی۔ جواباً وہ اطمینان سے بولا، خود ہی تو کہا ہے تم نے کہ اپنی پیاری کو دیکھوں، سو اف۔ لائبہ کو لگا جیسے جسم کا تمام خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا کر پلٹی، اور پھر بھاگنے کے سے انداز میں اس نے صبا کے کمرے میں آ کر ہی دم لیا۔ بدتمیز، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا اس کا؟ اگر کوئی وہاں آ جاتا تو؟ اس کا دل ابھی تک بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے چاند کی اپنے لیے پسندیدگی کا اندازہ تو تھا، مگر یوں کھلے لفظوں میں اظہار کا یہ پہلا موقع تھا۔ سو اس کے ساتھ ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک بے حد ہلکا پھلکا سا احساس بھی دل و ذہن کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا کہ جو اسے پیارا تھا اسے وہ بھی پیاری تھی۔ اس سے بڑھ کر وہ دل کی تسلی اور کیا ہو سکتی تھی؟ وہ گنگناتے ہوئے نہانے گھس گئی۔ الٹی سیدھی سوچوں اور اعصابی کشیدگی کا نتیجہ بخار کی صورت میں نکلا تھا، اور اب صبا متفکر سے اس کی سر پر کھڑی تھی۔ بہت بے وقوف ہو تم زوئی، کم از کم اپنی تربیت کی خرابی سے آگاہ تو کرتی، یوں این شادی کے وقت بیمار پڑنے کی کیا تک ہے؟ وہ تھرمامیٹر سے اس کا بخار چیک کرتے ہوئے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ کیا فائدہ ہوتا؟ تم سمجھتی شاید یہ بھی کوئی ڈرامہ کر ہی رہی ہوں میں؟ اس نے بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے آنکھوں پر بازو رکھ لیا تو صبا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میرا دماغ تمہاری طرح خراب نہیں ہے، بے وجہ کی ٹینشن اور فضول سوچوں کا نتیجہ ہے یہ۔ وہ اس کی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ جو تمہارے لیے فضول اور بے وجہ ہو اس کی میرے نزدیک بھی کوئی اہمیت نہ ہو۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو صبا نے معاندانہ انداز میں کہا، بہرحال جوہا، اب جبکہ یہ سب ہونے جا رہا ہے تو تمہیں اپنے ذہن کو ٹینشن فری رکھنا چاہیے۔ ایک تمہاری طبیعت کی خرابی سب گھر والوں کی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ ٹینشن میں ذہن کو ٹینشن فری رکھنا شاید تمہیں کو آتا ہوگا، میں اتنی مافوق الفطرت نہیں ہوں۔ وہ چڑھ کر بولی تو صبا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ لیکن ہماری تربیت تو ایک سے ماحول میں ہوئی ہے نا، ہمارے اپنے، ہمارے چاہنے والے تو ایک ہی ہیں نا۔ نرمی سے کہا تو پتہ نہیں کیا سوچ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ پھر بھی تم نے ایک بار بھی میری کسی بات کا اعتبار نہیں کیا۔ اگر تم کبھی مجھے بتاؤ کہ خدا نخواستہ نوفل بھائی تم سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو ان کی پالشڈ پرسنالٹی اور اچھے بیہیویئر سے قطع نظر میں تمہاری بات کو فوراً سچ تسلیم کر لوں گی، کیونکہ میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس نے روندے ہوئے لہجے میں کہا تو چند ثانیوں کے لیے صبا جیسی سنسی ہو کر رہ گئی۔ نادانستگی میں وہ اس کے زخموں کو پھر سے تازہ کر گئی تھی۔ اور میں بھی تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، بلکہ تمہاری جذباتیت اور بے وقوفیوں کو بھی۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تمہاری کن باتوں کا مجھے اعتبار کرنا چاہیے اور کن کا نہیں۔ اس نے فلفور خود کو سنبھالتے ہوئے قدر لاپرواہی کا تاثر دیا تھا، ورنہ دل تو اس کے اندھے اعتقاد پر ایمان لے آیا تھا۔ تو پھر دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ یکلخت غصے میں آ گئی تھی۔ صبا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، زیادہ بھابی بننے کی کوشش مت کرو،
वरना मुझे भी रिवायती नंद बनना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा यहाँ आना ही बंद कराऊंगी। जोहा ने दांत पीस कर कहा तो वो हंसती हुई चली गई। फिर यूं ही हंसी के दरमियान उसे छेड़ने वाले अंदाज में बोली, ये काम तो तभी होगा जब तुम मोहित भाई को अपनी मुट्ठी में कर लोगी। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे इरादे काफी नेक हैं। इससे पहले कि मैं इस निकाह से इनकार कर दूं, अब तुम अपनी शक्ल गुम कर लो। जोहा ने तकिया उठाकर उसे दे मारा था। अच्छा, फजूल बातें छोड़ो और अब उठ जाओ। कपड़े तैयार पड़े हैं, पहन लो, फिर रस्म का वक्त हो जाएगा। मूवी वाला भी इंतजार कर रहा है। सबा ने संजीदा होते हुए कहा तो वह साकित से उसे देखने लगी। सबा ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूमी थी। चलो उड़ जाओ अब, इससे पहले कि बड़ों की तरफ से बुलावा आए। चंद लम्हों तक यूं ही बेतासुर अंदाज में बैठे रहने के बाद वो खामोशी से उठकर वॉशरूम में चली गई तो सबा ने भी तशक्कुर की सांस भरी थी। आयजा और हमरा को उसके पास भिजवाकर वो तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ी तो रास्ते ही में ताया जान से टकराव हो गया। बेटा जी, आप यूं ही फिर रहे हो? बाहर के लोग आना शुरू हो चुके हैं। बस अब्बू, मैं 10 मिनट में तैयार होकर पहुंचती हूँ। वो भागी थी। जल्दी जल्दी के चक्कर में देर होती जा रही थी और किसी को अंदाजा भी नहीं हो रहा था। कपड़े तब्दील करके उसे ज्वेलरी पहनी थी और बालों को यूं ही समेट कर पीछे कर दिया। हमरा की इत्तला के मुताबिक ब्यूटिशियन आई थी जिसका काम शादी के दिनों में उन सबको तैयार करना था। वो नाजुक सी चप्पलों में पाँव फंसाती तेजी से बाहर निकलने को थी जब नौफिल अंदर दाखिल हुआ। आप अभी तक यूं ही फिर रहे हैं? वो उसे साबका हुलिया में देख कर बेसाख्ता बोली तो नौफिल निशाने झटक कर कहा, मुझे कौन सा मेकअप करना है? कपड़े चेंज ही तो करने हैं, कर लूंगा। कर लेना प्लीज, इससे पहले मुझे अब्बू से डांट पड़ जाए। वो अलमारी खोलकर नौफिल का इस्त्री शुदा सूट हैंगर पर से उतारते हुए कह रही थी। फिर बेख्तियार ही पलटी जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो। मामा और अदीना वगैरह को लाए हैं या नहीं? वो हद दर्जा मुतफक्किर थी। उन्हें काफी देर पहले ही ला चुका हूँ, लॉन में सबके साथ मौजूद हैं। नौफिल ने चढ़ती निगाह उसके पुरसुकून होते चेहरे पर डालते हुए जवाब दिया और अपना सूट उसके हाथों से लेकर पलट गया। बाहर सर्दी तो नहीं है ना? आई मीन हीटर वगैरह का इंतजाम? सब कुछ A1 है एंड डोंट वरी। हर तरफ से कवर करके फिर हीटर का इंतजाम करवाया है हमने, वरना इतनी सर्दी में खुले आसमान के नीचे किसी फंक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो उसे तसल्ली देता हुआ वॉशरूम में चला गया था। तब वो चटकी, अरे ये क्या? एक खुशगवार एहसास उसके मशामे जान को मुअत्तर करना शुरू कर दिया। ये नौफिल अहमद था और ये कैसा रूप था उसका। क्या कॉम्प्रोमाइज की पहली सीढ़ी पर कदम रख रहा था वो? फिलहाल उसके पास इन सवालों के जवाब खोजने का वक्त नहीं था। सो एक खुशगवार एहसास को साथ लिए और अपनी बकिया तैयारी मुकम्मल करने के लिए हमरा के कमरे में आ गई, जहां ब्यूटिशियन सबसे फारिग होकर इसी का इंतजार में बैठी थी। बस लाइट सा मेकअप और सादा से हेयर स्टाइल। उसे हमेशा ही से मैकडाउन का खतरा रहता था। ब्यूटिशियन उसे स्टूल पर बैठाती हुई खुशदिली से बोली, आप बैठें तो सही, सब कुछ आपकी ड्रेस के मुताबिकत से होगा और फिर जो आपके चेहरे पर सूट करे। तब वो खुद को उसके रहम करम पर छोड़कर बैठ गई थी। मोईद और जोहा की मायों मेहंदी की रस्म इकट्ठे ही की जा रही थी। सो पहले लड़कों की मैयत में कॉटन के सफेद बोराक सूट में मलबूस गले में पीला और सब्ज चुनरी का दुपट्टा लटकाए मोईद अंदर लाया गया। मेरे यार, 2 कदम पीछे चलो, मेहंदी की रस्म हो रही है, निकाह का टाइम नहीं निकला जा रहा। वो आगे नहीं निकला था मगर उस पर मुनकश दुपट्टे तानने वाले 2 कदम पीछे रह गए थे। मगर अनस का तंज उसे बर्दाश्त करना पड़ा। अब इतने सारे लोगों की मौजूदगी में क्या कहता, झीम कर रह गया। बेफिक्र रहो यार, टाइम पर पहुंचाएंगे तुम्हें, चांद ने तसल्ली दी थी। ताई जान ने आगे बढ़कर मोईद की पेशानी चूमी और फिर उससे कई सुर्ख नोट वार कर काम करने वालियों को दिए थे और फिर बारी बारी मरियम फुप्पो और चची जान भी आगे बढ़ी थी। पता नहीं क्यों यार, मगर आज मुझे मोईद को देखकर बेख्तियार कुर्बानी का बकरा याद आ रहा है। ये ख्याल बल्कि बाआवाज बुलंद ख्याल इमाद साहब का था, जिसका जवाब में कह के पड़े थे। मोईद बेबस से हंस ही सका था। 2 ढोल वाले अंदर बुलाए गए। फिर जो उन सब ने भंगड़े डाले वो माहौल को मजीद जुलानी बख्श गए थे। चांद के खींचने पर नौफिल ने वहीं दोनों हाथ उठा दिए थे। ओ यार, अब तो टीवी पर भी आने लगे हो, लगे हाथों फिल्मों की प्रैक्टिस भी कर लो। अबरार उसे खींचकर इस बहरे बेकराम में ले आया था। वो सब एक एक पल से खुशी कशीद कर रहे थे और सबा ने आज नौफिल का एक नया ही रूप देखा था। उन सब के साथ मिलकर भंगड़ा डालते हुए, हंसते हुए, बहुत बेफिक्र सा अंदाज।
सबा ने उसे अपनी रगों में दौड़ता महसूस किया तो दिल अपनी हालत पर खुद ही घबरा भी गया। नौफिल की बेतनाई के बावजूद दिल का उसकी तरफ यूं माइल होना उसके लिए इंतहाई परेशान कौन और गैर मामूली बात थी। सो खुशी के आलम में भी एक तफक्कुर हमा वक्त उसके हमराह रहता था, जो उसे आपे से बाहर होने नहीं देता था। तकरीबन आधे घंटे तक वो लोग इन्हीं मस्तियों में मगन रहे थे। उसके बाद मुईद को ले जाकर गेंदे और गुलाब की लड़ियों से सजाए गए स्टेज पर बिठाया गया। ताई जान ने फौरन ही सबक को जोहा को लाने का ऑर्डर दिया था। जल्दी से रस्म हो जाए तो फिर खाना खोल दिया जाएगा। वो दीगर कजन्स के साथ जोहा के कमरे में आई तो उसे देखकर लहजा भर को ठिठक गई। उसका फोटो सेशन हो रहा था और साथ ही साथ मूवी भी बन रही थी, और जिस कदर सोगवार और मुजमहिल वो लग रही थी उतना ही टूट कर रूप भी आया था। चलो भाई, जोहा को लाने का ऑर्डर आया है। उसने आयतुल कुर्सी पढ़कर जोहा पर फूंकने के बाद बाआवाज बुलंद कहा था। वो सब मेहंदी के गीत गाती गोटे से सजे दुपट्टे तले उसे पिंडाल में लाई थी। मुईद के तमाम हवास जैसे अलर्ट हो गए थे। मुस्कुराते हुए उसके होंठ भिज से गए, मगर बहरे तौर रस्म दुनिया थी तो वो एहतरामन खड़ा हुआ था। काश जोहा, तुम अपनी जिंदगी का सबसे अनोखा वाक़या देख पाती कि वकील साहब तुम्हारे इस्तकबाल को खड़े हुए हैं। इमाद ने हाँक लगाई तो सब हंसने लगे। ये अमल इस बात की अक्कासी करता है कि औरत को ऐसा एहतराम मिलता रहना चाहिए। सबा ने खुशदिली से जवाब देते हुए जोहा को बिठाया था। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के है साथ, रहे हाथों में ऐसे हाथ, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। चांद और उसका ग्रुप ऑर्केस्ट्रा पर शोक सुरों में म्यूजिक दे रहे थे। मेहंदी की रस्म हंसी मजाक के दौरान मुकम्मल हुई थी। जोहा ने सबा को बुलाया था। मेरी तबीयत खराब हो रही है। सबा ने झुककर घूंघट में मुकीद उसका चेहरा देखा तो उसकी जर्द पड़ती रंगत देखकर इस बात का यकीन आ गया। नगीन और हमरा के साथ उसे कमरे में भिजवाकर वो सौलह बेगम के पास चली गई। खाना खुल चुका था सो अब वो उनके साथ साथ थी। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना भिजवाती हूँ, नगीन ने कहा तो जोहा ने उसे टोक दिया। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं अब बस सोऊंगी। अभी से? अभी तो बैठकर बातें बातें करेंगे मजे मजे की, वो शरारत से बोली थी। मुझे कोई मजे मजे की बातें नहीं सुनी। खबरदार जो किसी ने आकर मुझे जगाया भी तो। वो कहती दुपट्टा उतारकर कुर्सी पर फेंकते हुए कपड़े तब्दील करने के इरादे से बढ़ी तो नगीन ने उसे टोक दिया। इन्हीं कपड़ों में सो जाओ, अब ये कपड़े निकाह का जोड़ा पहनते वक्त ही चेंज होंगे। क्या फजूल रस्म है, अब इस फूल गोटे वाले लिबास में तो सोने से रही मैं। वो उसकी बात रद्द करती हुई बाथरूम में घुस गई थी। नगीन गहरी सांस भरती हुई मुस्कुराती हुई उसके कमरे से निकल गई। वो तौलिए से चेहरा पोंछती बाथरूम से निकली तो कमरे में कोई भी नहीं था। वो तौलिया कुर्सी पर फेंकती हुई थके थके से अंदाज में अपने बिस्तर पर गिर सी गई। उसे यूं लग रहा था जैसे वो सदियों का सफर तय करके यहां तक पहुंची हो। वाकई मुईद हसन और उसके माबैन सदियों ही का तो फासला था, मगर ये फासला चंद दिनों में कैसे खत्म हो गया, ये अनहोनी कैसे हो गई। उससे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हो रहा था। वो दिनों रोई थी इस अनहोनी पर, मगर नतीजा क्या रहा था? सिफर। और आज वो उसकी जिंदगी में दाखिल हुई थी जिससे काबिल नफरत उसे कुछ भी नहीं लगता था। जो कुछ उमर काजमी ने उसके साथ किया था और मुईद हसन का जो रवैया उसके साथ हमेशा से रहा था, उसने मर्दों को जोहा मीर के लिए कुछ ज्यादा काबिल एतमाद नहीं रहने दिया था। मगर अब तो वो घर वालों से भी मुतनफिर हो रही थी। आंखें मूंद कर गहरी सांस खींचते हुए उसने अपने तने हुए आसाब को पुरसकून करने की एक नाकाम कोशिश की थी। दर हकीकत आज जो कुछ हुआ था वो उसकी बर्दाश्त से बहुत ज्यादा था। अब भी बेबसी का एहसास हद से बढ़ा तो उसकी आंखों के कोने भीगने लगे। मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी मुईद हसन, कभी नहीं। अगर तुम महज जिंदगी गुजारने के लिए ये कदम उठाते तो शायद मैं भी कभी कॉम्प्रोमाइज की राह पर चल ही पड़ती। मगर तुम जो खेल खेलने की खातिर मेरा इस्तेमाल कर रहे हो उसे मैं बहुत अच्छी तरह जान चुकी हूँ। ना चाहते हुए भी उसकी सुलगती सोचें उसी राह पर गामजन थी। उसी वक्त दरवाजा खटखटाए जाने की हल्की सी आवाज और फिर किसी ने नॉब घुमाकर आहिस्ता से दरवाजा खोला। जोहा ने मंदी आंखें खोलकर दरवाजे की जानिब देखा तो मुईद हसन को पाकर वो एक झटके से उठ बैठी। उसने इधर उधर हाथ मारकर अपना दुपट्टा तलाश करने की कोशिश की थी, मगर न दारुद। क्यों आए हैं आप यहाँ? वह भिंचे हुए लहजे में गुस्से से बोली तो उसे इत्मीनान से जवाब दिया, किसी काम से आया हूं, तुम्हारी शिकस्त का मजाक उड़ाने नहीं। जोहा तो सर तपत धड़ाधड़ जलने लगी। आप मुझे इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर रहे हैं।
میں نے اگر کسی کی ضد کا مان رکھا ہے تو وہ میرے گھر والے ہیں، مگر آپ جو کھیل میرے ساتھ کھیل رہے ہیں اس کا نتیجہ آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کی رنگت جل اٹھی تھی۔ اسے سامنے پا کر تو جیسے رگوں میں خون کے بجائے لاوا دوڑنے لگا تھا، اوپر سے اس کا انداز گفتگو۔ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کمال معتدل انداز میں بولا تھا، پھر قدر توقف کے بعد گویا ہوا۔ لوگوں کی پرکھ کرنا سیکھو۔ ایک دم سے انتہا پہ پہنچ کے فیصلے کرنا جذباتیت کی نشانی ہے۔ باہوش لوگ ایسے کام نہیں کیا کرتے، اور اس گھر میں باہوش صرف آپ ہی ہیں نا، میں جانتی ہوں۔ وہ تیز لب و لہجے میں اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ میں جذباتی سہی، بے وقوف سہی، مگر کم از کم اپنے چہرے پر نقاب سجا کر کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہی نا۔ آپ سے تو 1000 درجے بہتر ہوں۔ بہت اچھے بیٹے، بہت اچھے بھائی تو بن گئے ہیں، مگر آپ کو یہ جاننے کی فرصت نہیں ہے کہ اس عرصے میں آپ کتنے برے انسان بن چکے ہیں۔ سینے پر بازو لپیٹتے وہ بہت پرسکون سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر گویا ستائشی انداز میں بولا، آبزرویشن تو کافی اچھی ہے تمہاری، خصوصاً میرے متعلق۔ وہ سر تپا دھڑا دھڑ جلنے لگی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے صحیح اور غلط کی کافی تمیز ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ تمیز کی دیگر اقسام پر بھی نظر ڈال لیتی تو اور بہتری آ جاتی تمہاری اخلاقیات میں۔ اب آپ جان بوجھ کر مجھے بدتمیزی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی برداشت سے کیسے کام لے رہی تھی، ورنہ اب تک تو پھٹ پڑتی۔ میں تمہاری یہ امانت تمہارے حوالے کرنے آیا تھا۔ اس نے سینے پر لپیٹے بازو کھولے تو زوہا کو پہلی مرتبہ اس کے ہاتھ میں ایک سفید لفافہ دکھائی دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اکھڑ انداز میں گویا ہوئی۔ معید نے لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ پروانہ آزادی۔ لفافہ تھامتے ہوئے زوہا کا دل پوری شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے بڑی بے صبری سے لفافہ کھولا تو اس میں طے شدہ پیپر رکھا ہوا تھا۔ بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ زوہا نے پیپر سیدھا کرتے ہوئے اس کا متن پڑھنے کی کوشش کی تو صدمے کا شکار ہو گئی۔ سارا پیپر بالکل خالی تھا، کوئی عبارت تحریر نہیں کی گئی تھی، البتہ آخری لائن پر وقفے وقفے سے معید حسن کے 3 عدد سائن جگمگا رہے تھے۔ اس نے بے حد بے یقینی سے معید کو دیکھا۔ وہ پوری طرح اسی کی طرف متوجہ تھا جیسے اس کے رد عمل کا منتظر ہو۔ زوہا کو یوں لگا جیسے وہ اب اس کا تماشا دیکھنا چاہتا ہو۔ اسی خیال سے وہ بمشکل ہی خود کو کنٹرول کر پائی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ مذاق؟ وہ بڑی حیرت میں مبتلا ہوا تھا، پھر بڑے اطمینان سے بولا، تم یہ سب ہی چاہتی تھی نا تو میں نے کر دیا۔ اب تم اپنے کسی بھی نفع و نقصان کا ذمہ دار مجھے نہیں ٹھہرا سکتی، کیونکہ تم نے جو آخری ذمہ داری میرے شانوں پر ڈالی تھی میں اسے نبھا کر اب تمہارے حوالے کر چکا ہوں۔ تم اسے جیسے چاہے کیش کر سکتی ہو۔ مگر زوہا کا تو خون ہی کھول اٹھا۔ میں نے آپ سے پورا گارنٹی کارڈ مانگا تھا، یہ آٹوگراف میرے کس کام کا ہے؟ اس نے کاغذ لہرایا۔ وہ جس ثبوت کو ہاتھ میں لے کر سب پر معید کی اصلیت واضح کرنا چاہتی تھی وہ معید حسن کی ہوشیاری کے باعث اس کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ عمر کے آنے پر تم اپنی مرضی کا کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہو، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا، اور نہ ہی تم پر کسی بات کا کوئی الزام آئے گا۔ اس کاغذ پر جو چاہے تحریر کر لو، میں اس سے متفق ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہنے کے بعد پلٹ کر اس کے کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ زوہا بے تاثر نگاہیں اس پر جمائے ساکت بیٹھی تھی۔ صبح پورے گھر میں ایک ہڑبونگ سی مچی ہوئی تھی۔ ہر کسی کو اپنی تیاری کی فکر تھی۔ حالانکہ گھر ہی کا فنکشن تھا، اس لیے سب بہت اطمینان سے بیدار ہوئے تھے، مگر پوستیوں کی طرح باری باری ناشتہ کرتے اور دیگر تیاریوں میں اتنا ٹائم نکل گیا کہ کسی کو احساس بھی نہیں ہوا۔ مگر چونکہ سارا انتظام میرج ہال میں تھا، اس لیے تایا جان جو گرجنا شروع ہوئے تو دونوں پورشنز میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ شاباش ہے بیٹا جی، پہلے بتاتے تو کرائے کے میزبانوں کو بھی ریسپشن پر پہنچا دیتا۔ یہ طنز صبا کے لیے تھا۔ وہ شرمندہ ہوتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ سب کے پرزور اصرار پر وہ اپنی شادی کا ریڈ لہنگا پہن رہی تھی۔ بے حد پھرتی کے ساتھ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ جیولری پہن رہی تھی جب اٹیچڈ باتھ کا دروازہ کھول کر نوفل باہر نکلا۔ آئینے میں اس کی شبیہ دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ تو یہ باتھ روم میں تھے؟ اس کا دل بڑا زور سے دھڑکا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ اپنے کمرے کا بڑی بے تکلفی سے استعمال کر رہی تھی۔ وہ اجرت میں تھا، پھر بھی صبا کی طرف اٹھنے والی اس کی نگاہ بہت بے ساختہ تھی، مگر وہ اسے قصدن نظر انداز کرتا شرٹ پہننے لگا۔ وہ تیزی سے کلائی میں چوڑیاں پہن رہی تھی۔ اب اس نے بال جھٹک کر شانے سے پیچھے کیے تھے، اور اب وہ ذرا سا لہنگا اونچا کیے جوتوں میں پاؤں ڈال رہی تھی، اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی نوفل کے دھیان کے سارے دھاگے ایک ایک جنبش سے الجھ رہے تھے۔
خود کو سنبھالتے اور سرد مہری کے خول میں مقید کرنے کی کوشش میں وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ کالر کا بٹن انتہائی کوشش کے باوجود نہیں لگا تو کچھ بگڑتی ذہنی کیفیت اور کچھ جھنجھلاہٹ آمیز غصے سے اس نے اپنی آخری کوشش کر ڈالی۔ نتیجتاً بٹن ہی اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ شٹ! وہ اپنی برداشت کی آخری حد پر تھا۔ جتنی جلدی وہ اس کمرے سے نکلنا چاہ رہا تھا اتنا ہی قسمت دغا دے رہی تھی۔ قریب تھا کہ وہ شرٹ اتار پھینکتا۔ کیا ہو گیا؟ صبا اس سے بالکل بے خبر بھی نہیں تھی۔ اس کی جھنجھلاہٹ کا ماخذ تو جان نہیں پائی، مگر اسے خود سے الجھتے دیکھ چکی تھی، اس لیے بے ساختہ ہی اس کی طرف مڑ کر پوچھا تو وہ غصے سے بولا، یہ ہو گیا ہے۔ ہتھیلی پر رکھا بٹن اسے دکھایا تو انداز حد درجہ بیزار گن تھا۔ وہ بھی ہلکے سے تعصف میں گر گئی۔ جتنا ٹائم کم تھا اتنی دیر ہوتی جا رہی تھی، اوپر سے یہ بٹن کی مصیبت۔ پل بھر سوچنے کے بعد اس نے پلٹ کر دراز میں سے سوئی دھاگا نکالا۔ نوفل ابھی تک یوں ہی اکتاہٹ و بیزاری کے حصار میں گھرا کھڑا تھا۔ اس کے پاس جا کر صبا نے آفر کی، اگر آپ خود بٹن لگا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں لگا دیتی ہوں۔ نوفل کسی اور ہی دھیان میں تھا۔ خاموشی سے اس کے سامنے ہتھیلی کھول دی۔ بٹن تھامتے ہوئے صبا نے ایک نظر نوفل کی بلند قامت پر ڈالی تو اسے احساس ہوا کہ باوجود اس کی اچھی ہائٹ کے نوفل کے سامنے وہ گڑیا سی لگ رہی تھی۔ 2 منٹ کے لیے یہاں بیٹھیں پلیز۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا، لیکن ذرا جلدی، مجھے فوراً ہال میں پہنچنا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، مجھے بھی تو وہیں جانا ہے۔ اس نے جھک کر بٹن کو اس کی جگہ پر جمایا اور سوئی سے ٹانکا بھرتی ہوئی بولی، پھر مزید گویا ہوئی، میرے خیال میں تو سب تیار ہو کے جا چکی ہیں، صرف میں ہی رہ گئی ہوں سب کی ڈانٹ کھانے کے لیے۔ وہ بٹن لگاتے ہوئے نوفل کی اس قدر قریب تھی کہ اس قربت ہی کے احساس کو دبانے کے لیے بلا ضرورت بول رہی تھی، ورنہ دل کی دھڑکنیں تو اس قدر بے ترتیب تھیں کہ حد نہیں۔ اور نوفل، وہ تو جیسے خود کو کسی امتحان میں ڈال بیٹھا تھا۔ مہکتا ہوا گلاب سا پر لطف سراپا اس سے چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ وہ چاہتا تو نہایت آسانی سے اس کے کسی بھی نقش کو چھو سکتا تھا۔ یہ خیال کسی تیز دھاری تلوار کی مانند اس کے ذہن میں لہرایا تو نوفل کو اپنی نگاہ اپنے اختیار میں کرنے میں بہت دقت ہونے لگی۔ صبا کے ہاتھوں کی لرزش اور چہرے کی بدلتی رنگت وہ بہت سرت سے محسوس کر گیا تھا۔ اس کی پیشانی پر چمک اٹھنے والی شبنم پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے وہ فی الفور اس کا ہاتھ روک گیا۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے دھاگا توڑ دیا تو صبا فوراً ہی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر ایک بھی نگاہ اس پر ڈالے بنا اپنا کوٹ اور ٹائی اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ صبا دل پر ہاتھ رکھے گرنے کے سے انداز میں اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ پل بھر کی غربت نہیں سہی جاتی اس شخص کی، اور اگر کبھی جو یہ مجھ پر التفات کی بارش کر دے تو… اس نے اپنے دل میں میٹھا سا درد اٹھتا محسوس کیا تھا۔ سب لوگ میرج ہال پہنچ چکے تھے، جبکہ صبا اور لائبہ کی ڈیوٹی زوہا کو پالر سے تیار کرانا ٹھہرا۔ چاند نے بہت ضد کر کے انہیں پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ لائبہ کا دلکش روپ تھا۔ اور یہ بات اب کسی سے چھپی ہوئی نہیں رہی تھی کہ ان دنوں ان دونوں کا رشتہ زیر غور تھا۔ تبھی انس اور عماد نے اسے اچھا خاصا رقیدنے کے بعد یہ ذمہ داری اس کے حوالے کی تھی۔ بندہ دہی بھلے کا ٹھیلا لگا لے، بھینس چرا لے، مگر گوالا بن کے گھر گھر دودھ بیچ لے، مگر کسی کے عشق میں نہ پڑے، نیری خواری ہے یہ۔ وہ بڑی مہارت سے گاڑی ڈرائیو کرتا بآواز بلند اظہار خیال کر رہا تھا، جبکہ اتنی ہی مہارت کے ساتھ بیک ویو میرر بھی پچھلی نشست پر زوہا کے ساتھ بیٹھی لائبہ پر سیٹ کر رکھا تھا، جو آج گولڈن براؤن لباس میں کچھ زیادہ ہی پرکشش لگ رہی تھی۔ یا پھر محبوب کا ہر رنگ ہی دل میں کھبا کرتا ہے۔ بہت اچھے، تو پھر کب لگا رہے ہیں آپ جناب دہی بھلے کا ٹھیلا؟ صبا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بڑی سادگی سے پوچھا تھا۔ وہ بھی ایک استاد تھا، بڑی ہوشیاری سے بولا، میں بھلا کیوں؟ میں ان چکروں میں نہیں پڑتا، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو عشق میں پڑتے ہیں۔ اسی وقت ایک موٹر سائیکل کے غلط طریقے سے اوورٹیک کرنے پر اس نے بر وقت بریک دبا دی تو سنبھلنے کی کوشش کے باوجود وہ تینوں ہی ادھر ادھر ٹکرا کر رہ گئی۔ الہی خیر! صبا کا دل دہل گیا تھا۔ انہیں تو فوراً سے پیشتر چاند گاڑی چلانے کا لائسنس بنوا لینا چاہیے۔ لائبہ نے اپنی کوہنی سہلاتے ہوئے جل کر ایک اور ویکینسی کا حوالہ دیا تھا۔ بہت غلط بات ہے یوں کسی کو مس گائیڈ کرنا۔ چاند نے ایک مسکراتی نگاہ آئینے میں جھلکتے اس کے سندر سے روپ پر ڈالتے ہوئے گاڑی گیئر میں ڈالی تھی، پھر ساتھ ہی بولا، اب تم بھلا کسی چاند گاڑی کے ڈرائیور سے شادی کرو گی؟ صبا زور سے بولی تو لائبہ کو کرنٹ سا لگا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میرا یہاں کیا ذکر؟ اوہو! اس کے بھڑکنے پر چاند کو جیسے مز آیا تھا۔ دیکھ رہی ہو صبا، ایسے ہوتے ہیں مجنوں کو پتھر پڑوانے والے، پنو کو صحرا میں جلانے والے، رانجھے کو تخت ہزارہ چھڑوانے والے،
और अब चांद को चांद गाड़ी का ड्राइवर करवाने वाले। वो ऊंची आवाज में बोला तो लाइबा का जी चाहा कि उसकी गर्दन ही दबा दे। जोहा तो सर मुंह लपेटे बैठी, मगर सबा अब बाकायदा मुड़कर अपनी हंसी रोकने का तकल्लुफ किए बगैर उसे देख रही थी। देख रही हो सबा, ये मुझे ही कह रहा है। वो मारे शर्म के रोहासी होने लगी। तो तुम कोई और बिजनेस है जॉब क्यों नहीं बता देती इन्हें? सबा ने भी शरारत से कहा तो वो मुंह फुलाई खड़ी खिड़की से जुड़कर बैठ गई। ले जी, आपकी पार्टी तो नाराज हो गई है। सबा ने सीधे होते हुए चांद को छेड़ा तो वो हंस दिया। फिर ऊंची आवाज में बोला, इससे कहो जरा सामने होकर बैठे, मैं इससे ज्यादा मिरर को नहीं मोड़ सकता। तो जरूरत भी क्या है मुझ पर मिरर सेट करने की? उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक लाइबा तुनक कर बोली तो चांद ने कहकर लगाकर कहा, तुम्हें कौन देख रहा है? बल्कि तुम्हारी वजह से मुझे पीछे का व्यू दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कह रहा था कि मिरर की रेंज से हट जाओ ताकि मैं ट्रैफिक देख सकूं। लाइबा की दुर्गत बनती देख सबा को बहुत हंसी आ रही थी, मगर इस वक्त हंसने का मतलब लाइबा को खफा करना था। सो उसने चांद के बाजू पर हाथ मारते हुए कदर रूप से कहा, इस तरह की होशियारियां दिखाकर आप अपने लिए ही मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, क्योंकि यह मामला अभी कोर्ट ही में है। डोंट वरी सिस्टर, जज वकील सब अपने काबू में है। गवाह की क्या मजाल है जो मेरे हक में गवाही ना दे? वो सूरत हाल को पूरी तरह एंजॉय कर रहा था, मगर लाइबा उससे सख्ती से खफा हो गई। भला मोहब्बत के दावेदार यूं तंग किया करते हैं? इसे भी चेक करो कहीं सो तो नहीं गई। सबा को जोहा का ख्याल आया था। रात की शदीद टेंशन के बायस वो अब बुखार में मुब्तला थी और किसी से भी बात नहीं कर रही थी। ये अब सिर्फ 3 बार हाँ कहने के लिए बोलेगी। इमाद से कहकर मरियम पुप्पो से एक झांपड़ भी खा लिया था। चांद इन्हें पॉलर ड्रॉप करके वापस हो गया तो जोहा को ब्यूटेशन के हवाले वो दोनों सोफे पर आ बैठी। मुझे तो ख्वाम ख्वाह रीटेक करवा दिया दुल्हन का। सबा को अपना लहंगा और वजनी दुपट्टा संभालने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। हालांकि घर आई ब्यूटिशियन ने उसकी हिदायत पर उसके बालों के साथ साथ दुपट्टे को भी बहुत अच्छे तरीके से सेट किया था। अब भी वो नागवारी से बोली तो लाइबा ने शरारत से पूछा, कहीं ये इल्जाम नौफिल भाई के सर तो नहीं लगा रही? लाइबा उसका मतलब समझकर वो तेजी से सुर्ख पड़ी थी। साथ ही उसके बाजू पर चुटकी भरी तो उछल कर रह गई। बहुत फास्ट जा रही हो। इंटरनेट का जमाना है यार, सब चलता है। वो बड़े अंदाज से बोली, फिर सबा की शक्ल देखकर हंस दी।